हम जो यहाँ पे हैं पोलो अल्टो फायरवॉल की ट्रेनिंग के लिए हैं। हम क्या क्या कवर करेंगे वो आपके सामने है। तो सबसे पहले हमारा रहेगा यहाँ पे, तो जो हम यहाँ पे वर्जन यूज करेंगे, तो वर्जन 10 और 11। अभी आपका क्या चल रहा है, 10 और 11। ये इमेज मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। अभी नोट करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, जब बाद में रिकॉर्डिंग देखोगे वहां पे बैठ के आराम से करना, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम यहाँ पे ट्रेनिंग करेंगे, तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे रहेगा सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म एंड आर्किटेक्चर के अंदर सबसे पहले आप सीखोगे फायरवॉल इंट्रोडक्शन। इस सेक्शन में हम सीखेंगे फायरवॉल क्या है, कौन कौन सी फायरवॉल टेक्निक प्रेजेंट टाइम में अवेलेबल है, उनके बारे में हमें डिस्कस करना है और समझना है। उसके पश्चात उसी के अंदर आपका आएगा पोलो अल्टो फायरवॉल इंट्रोडक्शन। इसमें हम जानेंगे पोलो अल्टो की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में, किसने बनाया है। वो इंफॉर्मेशन यूजफुल और यूजलेस हो सकती है, डिपेंड करता है कि आपको उसकी कितनी जरूरत है। फिर हम सीखेंगे पोलो अल्टो फायरवॉल कौन कौन से फीचर्स हमें देता है, और इसका आर्किटेक्चर क्या है, थ्रूपुट क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा। जब हम फायरवॉल इंट्रोडक्शन और पोलो अल्टो इंट्रोडक्शन कर लेंगे, उसके पश्चात हमारा यहाँ पे रहेगा लैब सेटअप। लैब सेटअप यानी कि लैब किस प्रकार से करेंगे, उसके लिए जो जरूरी रिसोर्सेज हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और आपको ये भी बताऊंगा कि आप अपने लैपटॉप अथवा डेस्कटॉप पे लैब किस प्रकार से बना सकते हो, ठीक है। उसके लिए जो भी रिसोर्सेज है वो आपको दिए जाएंगे, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उसके पश्चात जब लैब सेटअप हो जाएगा तो हम यहाँ पे पोलो अल्टो बेसिक्स कॉन्फ़िगर करेंगे। तो पोलो अल्टो बेसिक्स के अंदर जैसे आपने सीसीएनए में सीखा होगा, क्या सीखा होगा कि राउटर बेसिक्स, राउटर एक्सेस कैसे करेंगे, आईपी कैसे देंगे, टेलनेट कैसे इनेबल करेंगे, एसएसएच कैसे इनेबल करेंगे, एचटीटीपी एचटीटीपीएस कैसे इनेबल करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन का बैकअप कैसे लेंगे, ठीक है। फायरवॉल राउटर को एम्प्टी कैसे करेंगे, यही यहाँ पे सीखेंगे। फायरवॉल को फैक्ट्री डिफॉल्ट कैसे करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन को रिस्टोर कैसे करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम पेन ओएस को अपग्रेड किस प्रकार से करेंगे, ये हमारा यहाँ पे रहेगा इस बेसिक्स के अंदर। उसके पश्चात जो पोलो अल्टो फायरवॉल है वो एक जोन बेस्ड फायरवॉल है। जोन एक लॉजिकल एरिया होता है, ठीक है, जिसके अंदर हम फायरवॉल के इंटरफेसेस को डालते हैं। एक जोन के अंदर आपका एक या एक से अधिक इंटरफेस आपके हो सकते हैं। फिर आप पॉलिसी लगाते हो, तो पोलो अल्टो पे आप जोन बनाते हो, जैसे जो मेरे लेन से कनेक्टेड है वो हो गया इनसाइड, जो इंटरनेट से कनेक्टेड है वो हो गया आउटसाइड। तो आप जोन बना सकते हो इनसाइड और आउटसाइड। कुछ और जोन भी बनाए जाते हैं जैसे कि डीएमजी हो गया। तो डीएमजी जोन वो एक जोन या नेटवर्क होता है किसी भी राउटर पे और फायरवॉल पे, जहां पे हम उन सर्वर्स को रखते हैं जो इंटरनेट से एक्सेस किए जाते हैं, ई कॉमर्स सर्वर्स जिन्हें हम बोलते हैं। और जब आप जोन बना दोगे तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट दो रूल होते हैं। विद इन जोन अलाउ होता है, इंट्रा जोन अलाउ होता है, इंटर जोन डिनाई रहता है। तो आप पॉलिसी बना के इंटर जोन कम्युनिकेशन अलाउ कराओगे, वो तो हमारा हर लैब के अंदर रहेगा। तो जब ये बेसिक आपका हो जाएगा, फिर आपका स्टार्ट होगा इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन, जिसके अंदर आपका आएगा राउटिंग। और राउटिंग आप सीखोगे, स्टैटिक राउटिंग, डिफॉल्ट राउटिंग सीखोगे। और यहाँ पे आप दो चीजें देख रहे होंगे, जीयूआई और सीएलआई। तो हमारी जो पूरी ट्रेनिंग होगी वो दो प्रकार से रहेगी। पहले हम चीजों को जीयूआई करेंगे, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के द्वारा करेंगे, और फिर हम उन्हीं चीजों को सीएलआई के द्वारा करेंगे, ठीक है। तो जो भी चीजें होंगी जीयूआई और सीएलआई जहां तक पॉसिबल है वहां तक किया जाएगा। तो आप स्टैटिक राउटिंग, डिफॉल्ट राउटिंग, सीएलआई जीयूआई से सीखोगे। फिर इसके अंदर आप एक देख रहे हो वर्ड पाथ मॉनिटरिंग। पाथ मॉनिटरिंग क्या है, आपको मैं
उम्मीद करता हूं कि सीसीएनए आपने पढ़ा हो या राउटिंग स्विचिंग की आपको नॉलेज हो। तो सिस्को डिवाइस पे एक हम फीचर इनेबल करते हैं जिसको हम कहते हैं SLA, सर्विस लेवल एग्रीमेंट। तो सर्विस लेवल एग्रीमेंट के द्वारा हम नेक्स्ट होप या बियॉन्ड नेक्स्ट होप रीचेबिलिटी चेक करते हैं। यदि रीचेबिलिटी है तो उसको हम स्टैटिक राउटिंग के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो पोलो अल्टो फायरवॉल पे भी आप SLA वाला फीचर डिप्लॉय कर सकते हो, लेकिन नाम SLA नहीं रहेगा। SLA उस चीज को सिस्को बोलता है, पोलो अल्टो SLA वाले फीचर को यहाँ पे क्या बोलता है, पाथ मॉनिटरिंग के नाम से बुलाता है। तो पाथ मॉनिटरिंग भी आप CLI और GUI से कर सकते हो। जब ये हो जाएगा उसके पश्चात हम एडवांस राउटिंग की तरफ बढ़ेंगे जिसमें हमारा रहेगा रिप इम्प्लीमेंटेशन एंड ट्रबल शूटिंग। तो रिप को इम्प्लीमेंट और ट्रबल शूटिंग आपको सिखाया जाएगा। रिप के पश्चात आप OSPF इम्प्लीमेंटेशन और ट्रबल शूटिंग सीखोगे। उसके पश्चात BGP इम्प्लीमेंटेशन और ट्रबल शूटिंग आप यहाँ पे सीखोगे। जब ये हो जाएगा तो आपका IPv4 राउटिंग, तो पोलो अल्टो फायरवॉल पे आपने देखा स्टैटिक राउटिंग, डिफॉल्ट राउटिंग चलता है, रिप चलता है, OSPF चलता है और BGP चलता है। इन प्रोटोकॉल्स के अलावा पोलो अल्टो IPv4 के अंदर कोई और दूसरा राउटिंग प्रोटोकॉल सपोर्ट नहीं करता है। फिर आपका स्टार्ट होगी एडवांस राउटिंग के अंदर IPv6 स्टैटिक राउटिंग, डिफॉल्ट राउटिंग और पाथ मॉनिटरिंग। और फिर आप सीखोगे OSPF वर्जन 3 इम्प्लीमेंटेशन एंड ट्रबल शूटिंग और आप सीखोगे BGP इम्प्लीमेंटेशन एंड ट्रबल शूटिंग आप यहाँ पे सीखोगे। जब IPv4 और IPv6 की राउटिंग कंप्लीट हो जाएगी, जो कि हर फायरवॉल करता है, उसके पश्चात नेक्स्ट सेक्शन आएगा सिक्योरिटी एंड नेट पॉलिसी। इसमें हम सीखेंगे नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन इंट्रोडक्शन, नेट क्या है उसके बारे में, पोलो अल्टो पे कौन कौन से नेट सपोर्टेड हैं जैसे कि स्टैटिक नेट, डायनेमिक नेट, पैट, डेस्टिनेशन नेट और यूनेट आपका। तो ये क्या है, इनके बारे में उसी टाइम पे डिस्कस किया जाएगा जब इसका टाइम आएगा। सीक्वेंस यही रहेगा। अभी जस्ट आपको बताया जाएगा जा रहा है कि हम इस पूरी जो हमारी लगभग 2 महीने ट्रेनिंग चलेगी, 18 से 20 क्लासेस हमारी होंगी, उनके अंदर हम क्या क्या सीखेंगे। IPv4 की नेटिंग के पश्चात आप क्या सीखोगे, यहाँ पे IPv6 पे नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन सीखोगे। तो ये हमारा होगा। जब नेटिंग कंप्लीट हो जाएगी तो उसके पश्चात उस आफ्टर दिस प्रत्येक फायरवॉल क्या सपोर्ट करता है, साइट टू साइट VPN सपोर्ट करता है, यानी IPsec VPN सपोर्ट करता है। तो IPsec VPN क्या है उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। फिर हम सीखेंगे कि पोलो अल्टो पे साइट टू साइट VPN आइक वर्जन 1 और आइक वर्जन 2 के साथ किस प्रकार से कॉन्फ़िगर किया जाएगा, ये प्रीशियड की से रहेगा। आप ये भी सीखोगे कि साइट टू साइट VPN सर्टिफिकेट ऑथेंटिकेशन के साथ किस प्रकार से करेंगे, ये आपका रहेगा। अब जो ये ट्रेनिंग है ये कुछ इस तरह से बनाई है कि आप इसका जो है केवल पोलो अल्टो ही नहीं, दूसरे वेंडर के साथ भी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे वो भी आप सीखो। तो साइट टू साइट VPN पोलो अल्टो और सिस्को राउटर के साथ कैसे बनेगा ये भी आप सीखोगे। सिस्को ASA के साथ कैसे बनेगा ये आप सीखोगे। फोर्टिगेट फायरवॉल के साथ कैसे बनेगा ये भी आप सीखोगे। चेक पॉइंट के साथ कैसे बनेगा ये भी रहेगा। जुनिपर के साथ कैसे बनेगा वो भी आप यहाँ पे सीखने वाले हो। यानी वर्ल्ड के अंदर जो जो वेंडर्स लीड कर रहे हैं, सिस्को, फोर्टिनेट, चेक पॉइंट और जुनिपर, उन सभी के राउटर अथवा फायरवॉल के साथ पोलो अल्टो का साइट टू साइट VPN किस प्रकार से बनेगा ये आपको बताया जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ गड़बड़ भी करोगे तो उसको ट्रबल शूट कैसे करेंगे वो बताया जाएगा। कई बार इंटरव्यू के टाइम पे पूछा जाता है कि अज्यूम करो कि वी हैव 2 ब्रांचेस, हमारे पास 2 ब्रांचेस हैं और दोनों ब्रांचेस के अंदर सेम नेटवर्क चला हुआ है।
एक ही नेटवर्क चला हुआ है। तो हमें क्या करना है, बिना नेटवर्क को चेंज किए दोनों के बीच में क्या कराना है, कम्युनिकेशन कराना है। तो आप ओवरलैपिंग सबनेट के बीच में साइट टू साइट वीपीएन किस प्रकार से बनाओगे, ये भी आपको बताया जाएगा। अब जो ये वाला जो मैंने सिलेक्ट कर रखा है ओवरलैपिंग सबनेट, ये हो सकता है आप कभी एनकाउंटर हुए हों इस चीज से इंटरव्यू के टाइम पे, या कभी किसी कंपनी में या किसी ने आपसे पूछा हो। तो ये जो है इसके चांसेस 100 में से 1% है, 1% इसके चांसेस हैं फेस करना, या फिर किस में, इंटरव्यू के दौरान ये पूछा जाना कि दो सबनेट, दो ब्रांचेस हैं हमारे पास, दोनों के बीच में सेम सबनेट चला हुआ है, तो उनके बीच में कम्युनिकेशन आप कैसे करोगे। ठीक है, तो वो आपका रहेगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे रहेगा साइट टू साइट वीपीएन विद IPv6 के साथ। तो V4 और V6 आपका साथ साथ चलेगा। तो हर वेंडर का फायरवॉल साइट टू साइट वीपीएन भी सपोर्ट करता है, और हर वेंडर का फायरवॉल क्या सपोर्ट करता है, SSL वीपीएन भी सपोर्ट करता है। तो पोलो अल्टो SSL वीपीएन को बेचता है ग्लोबल प्रोटेक्ट के नाम से। तो ग्लोबल प्रोटेक्ट अथवा SSL वीपीएन क्या है वो हम करेंगे। इसको फुल टनल मोड में कैसे डिप्लॉय किया जाएगा, स्प्लिट टनल के अंदर कैसे डिप्लॉय किया जाएगा, और साइट टू साइट वीपीएन के साथ इसका इंटीग्रेशन किस प्रकार से होगा वो भी आपको कराया जाएगा। उसके पश्चात या आफ्टर दिस हमारा एक और रहेगा नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, जिसके अंदर हम सीखेंगे वी वायर, वर्चुअल वायर। अब ये वर्चुअल वायर क्या है, अभी थोड़ी देर में आने वाला है। फायरवॉल को हम दो तरह से डिप्लॉय करते हैं, लेयर 3 के अंदर और लेयर 4 के अंदर। तो अभी तक जितने भी हमने फीचर्स पढ़े हैं टिल ग्लोबल प्रोटेक्ट, सारे के सारे आप लेयर 3 के अंदर क्या करते हो, डिप्लॉय करते हो। लेकिन फायरवॉल को आप एज ए लेयर 2, एज ए स्विच भी क्या कर सकते हो, डिप्लॉय कर सकते हो। तो वही लेयर 2 डिप्लॉयमेंट आपका कहलाता है वर्चुअल वायर। तो वर्चुअल वायर क्या है, कैसे डिप्लॉय करेंगे, IPv4 और V6 के साथ कराया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा HA, हाई अवेलेबिलिटी। तो पोलो अल्टो फायरवॉल अनदर वेंडर्स की तरह, सिस्को हो गया, चेक पॉइंट हो गया, फोर्टिगेट हो गया, तो आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल फायर पोलो अल्टो फायरवॉल को लॉजिकली ग्रुप में डाल के एक यानी दो या दो से अधिक फायरवॉल को आप एक ग्रुप में डाल दोगे, वो सिंगल फायरवॉल का काम करेगी। अगर उनमें से पहले एक बनेगा प्राइमरी, दूसरा बनेगा सेकेंडरी, तो जब प्राइमरी डाउन हो जाएगा तो हमारा सेकेंडरी रोल को टेक ओवर कर लेगा, और हमारा इन टू आउट और आउट टू इन एक्सेस मेंटेन रहेगा, वो हमारा डिस्कनेक्टेड नहीं होगा। तो वो भी आप यहाँ पे सीखोगे, IPv4 के साथ भी और IPv6 के साथ भी। उसके पश्चात आफ्टर दिस, तो यहां तक आपका जो रहेगा वो हमारा है नॉर्मल फायरवॉल फीचर्स, यानी आपने यहां से लेके जो भी आपने पढ़ा, कहां तक आपने HA तक जो पढ़ा, ये वाले फीचर्स एक नॉर्मल फायरवॉल भी दे देता है। लेकिन पोलो अल्टो फायरवॉल एक नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है। तो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल वाले फीचर्स आपके स्टार्ट होते हैं कहां से, डिक्रिप्शन से। तो डिक्रिप्शन क्या है, उसका प्रैक्टिकल, ऐप आईडी क्या, ये अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा डिक्रिप्शन रहेगा, हमारा ऐप आईडी रहेगा, हमारा कंटेंट आईडी रहेगा, URL फिल्टरिंग रहेगा, वाइल्ड फायर रहेगा, यूजर आईडी रहेगा, मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग। और नेक्स्ट जनरेशन सिक्योरिटी प्रैक्टिस का मतलब है नॉट ओनली थियोरेटिकल बट ऑल्सो प्रैक्टिकल, थियोरेटिकल ही नहीं प्रैक्टिकल भी कराया जाएगा। तो ये डिक्रिप्शन से लेके आपके मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग तक ये वाले फीचर्स नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल फीचर्स हैं, करेंगे, अभी डिस्कस करेंगे इनके बारे में। तो ये है हमारी ब्रीफिंग। लेकिन
अब डिटेलिंग जाननी है तो डिटेलिंग जैसे ऊपर मैंने लिख रखा है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे पोलो अल्टो बेसिक्स करेंगे। तो उसके अंदर क्या होगा, रिप करेंगे, उसके अंदर क्या होगा। तो ये तो हो गया ब्रीफिंग। अगर आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए तो इंटायर कंटेंट आपका ये रहा, जस्ट उसी के नीचे फायरवॉल इंट्रोडक्शन रहेगा, पोलो अल्टो इंट्रोडक्शन रहेगा, लैब सेटअप। लैब सेटअप के अंदर आप क्या करोगे, पोलो अल्टो लैब सेटअप कराया जाएगा, एक्सेस करना, इंटरफेस पे टेलनेट, एसएसएच, एचटीटीपी, एचटीटीपीएस इनेबल करना, कनेक्टिविटी वेरिफिकेशन, बैकअप लेना, फैक्ट्री डिफॉल्ट रीसेट करना, कॉन्फ़िगरेशन रिस्टोर करना, एडमिन पासवर्ड रीसेट करना, पेन ओएस को अपग्रेड करना जीयूआई और सीएलआई से रहेगा। स्टैटिक राउटिंग, डिफॉल्ट राउटिंग आप सीखोगे, पाथ मॉनिटरिंग भी आप जीयूआई और सीएलआई से सीखोगे, जोन बनाना, पॉलिसी बनाना भी आपका यहाँ पे रहेगा। जब हम बात कर रहे थे रिप की, बेसिक रहेगा राउटिंग टेबल वेरिफिकेशन, तो रिप में क्या करेंगे, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन, राउटिंग टेबल वेरिफिकेशन, नेबर टेबल या पीयर टेबल वेरिफिकेशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन, टाइमर मॉडिफिकेशन, डिफॉल्ट राउट किस प्रकार से एडवर्टाइज करेंगे वो रहेगा, ऑथेंटिकेशन और ट्रबल शूटिंग। तो रिप के अंदर हम ये चीजें करेंगे। उसी प्रकार ओएसपीएफ के अंदर क्या रहेगा, जीयूआई और सीएलआई से बेसिक और मल्टी एरिया कॉन्फ़िगरेशंस, नेबर टेबल, डेटाबेस टेबल, राउटिंग टेबल वेरिफिकेशन, फिर आप सीखोगे वर्चुअल लिंक बनाना, हेलो टाइमर चेंज करना, डेड इंटरवल चेंज करना, ऑथेंटिकेशन करना, स्टब एरिया बनाना, टोटली स्टब, टोटली एनएसएस एरिया बनाना। उसके पश्चात आप सीखोगे यहाँ पे एक्सटर्नल समराइजेशन, इंटर एरिया समराइजेशन, डिफॉल्ट राउट ऑरिजिनेट करना या रिडिस्ट्रीब्यूट करना, वो आप यहाँ पे सीखोगे, और ट्रबल शूटिंग आप ओएसपीएफ की सीखोगे। बीजीपी के अंदर आप बेसिक सीखोगे, नेबर टेबल, बीजीपी टेबल, राउटिंग टेबल वेरिफिकेशन सीखोगे, एट्रीब्यूट का कस्टमाइजेशन सीखोगे जैसे कि नेक्स्ट ऑफ सेल्फ, राउट रिफ्लेक्टर क्लाइंट, ऑथेंटिकेशन, एग्रीगेशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन और ट्रबल शूटिंग भी आपका यहाँ पे रहेगा। जो आपने V4 पे सीखा वैसा ही आपका V6 पे रहेगा। स्टैटिक राउटिंग, डिफॉल्ट राउटिंग, पाथ मॉनिटरिंग, पॉलिसी बनाना। ओएसपीएफ V3 के अंदर वही बेसिक मल्टी एरिया, टेबल्स वेरिफिकेशन, वर्चुअल लिंक, हेलो इंटरवल, डेड इंटरवल मॉडिफिकेशन, स्टब एरिया, टोटली स्टब, टोटली एनएसएसए, एक्सटर्नल समराइजेशन, इंटर एरिया समराइजेशन, डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ऑरिजिनेट, किस प्रकार राउट ऑरिजिनेट कैसे करेंगे, रीडिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, ट्रबल शूटिंग आपका रहेगा। और बीजीपी के अंदर वही जो V4 पे सीखा, बेसिक्स, टेबल्स वेरिफिकेशन, नेक्स्ट ऑफ सेल्फ, राउटर रिफ्लेक्टर क्लाइंट, ऑथेंटिकेशन, एग्रीगेशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन और ट्रबल शूटिंग, ये प्रोटोकॉल के अंदर जो करेंगे वो हमारा यहाँ पे रहेगा। नेटिंग जो हम पहले ही बता चुके हैं क्या है, नेट सीएलआई जीआई से, स्टैटिक नेट क्या है, डायनेमिक नेट क्या है, पैट क्या है, डेस्टिनेशन नेट क्या है, यू नेट क्या है, थियोरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल आपका रहेगा। वीपीएन हम पहले ही आपको बता चुका हूं ब्रीफिंग में कि पोलो अल्टो टू पोलो अल्टो, पोलो अल्टो टू सिस्को राउटर, सिस्को एसए, फोर्टिनेट के साथ, चेक पॉइंट के साथ, जुनिपर के साथ, ट्रबल शूटिंग के साथ, ओवरलैपिंग सबनेट और IPv6 के साथ, ग्लोबल प्रोटेक्ट, फुल टनल, स्प्लिट टनल आया और साइट टू साइट इंटीग्रेशन, वी वायर IPv4 V6 के साथ, हाई अवेलेबिलिटी IPv4 और V6 के साथ हमारा रहेगा। अब आते हैं नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल फीचर्स जो कि आपके सामने है। सबसे पहले क्या है, डिक्रिप्शन। तो डिक्रिप्शन क्या है, क्यों जरूरी है, अब यहाँ पे हम करते हैं। तो डिक्रिप्शन को समझने से पहले हमें एक नेटवर्क समझना होगा। तो नेटवर्क हमारा कुछ इस प्रकार से है कि हमारे पास है एक पीसी, पीसी को मैंने कनेक्ट किया स्विच के साथ, स्विच से मैंने कनेक्ट कर दिया पोलो अल्टो, पोलो अल्टो से हमने कनेक्ट कर दिया यहाँ पे इंटरनेट, इंटरनेट कनेक्ट हो गया, और इंटरनेट से हमारा कनेक्टेड हो गया कोई भी एक सर्वर, ये सर्वर है जिसपे HTTPS या बोले तो SSL हमारा चला हुआ है। तो फायरवॉल इंटरनेट से कनेक्टेड है तो आप यहाँ पे नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन भी कॉन्फ़िगर करोगे, जिसकी मदद से जो ये मेरा पीसी है वो किससे कम्युनिकेट कर सकता है, सर्वर के साथ। तो आपने
अलाउ कर रखा है फायरवॉल पे, क्या अलाउ किया कि अंदर से बाहर क्या चले, HTTPS चले। तो जो मेरा पीसी है वो बाहर वाले सर्वर के साथ किसका टनल बनाएगा, HTTPS या SSL का क्या बना दिया, टनल बना दिया। अब कम्युनिकेशन बना, टनल बना है पीसी और किसके बीच में, सर्वर के बीच में। तो इसका मतलब है या तो पीसी जानता है या सर्वर जानता है, बीच वाली किसी भी डिवाइस को डेटा का नहीं पता, क्योंकि वो क्या है आपका, इनक्रिप्टेड हो गया, डन हुआ। तो जो ये प्रोटोकॉल है ये बनाया गया था ताकि कम्युनिकेशन सिक्योर हो। तो क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन तो सिक्योर हो गया, लेकिन इसी SSL टनल का इस्तेमाल अब किसके लिए किया जाने लग गया, इसी टनल के रास्ते जो नॉर्मल यूजर तो अपना कम्युनिकेशन करेगा, लेकिन यदि यूजर हमारा अटैकर है तो अटैकर इसके रास्ते क्या लेके जाएगा, वायरस लेके जाएगा, इसी के रास्ते क्या लेके जाएगा, स्पाईवेयर लेके जाएगा, इसी के रास्ते हमारा क्या होगा, डेटा का लॉस हो सकता है। तो जो प्रोटोकॉल हमने किसके लिए बनाया था, सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए बनाया गया था, उन्हीं का इस्तेमाल किस चीज के लिए होने लग गया, अटैक के लिए होने लग गया। अटैक इन द सेंस टनल के रास्ते वायरस लाया जा रहा है, स्पाईवेयर लाया जा रहा है, डेटा लॉस किया जा रहा है, तो सीधा साफ। अब सिक्योर कम्युनिकेशन कहाँ, ये तो नेटवर्क के अंदर डिस्टरबेंस के लिए हो रहा है ना, तो उसी टनल यानी उसी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल अटैक के लिए किया जाने लग गया। तो SSL टनल की मदद से हमारा फायरवॉल क्या हो गया, बाईपास। अगर आपने फायरवॉल पे पॉलिसीज भी लगा रखी थी कि किसको रोको, वायरस को रोको, स्पाईवेयर को क्या करो, रोको, और डेटा लॉस से क्या करो, डेटा लॉस ना होने दो, लेकिन यूजर ने SSL का टनल बनाया, टनल के रास्ते वो सारे काम करने लग गया, तो आपका फायरवॉल क्या हो गया, पॉलो अल्टो क्या हो गया, बाईपास हो गया। तो अब हमें ये चाहिए कि हमारा फायरवॉल कुछ ऐसा करे, ये फायरवॉल टनल के अंदर जाके देखे कि अगर टनल के अंदर कोई अटैक हो रहा है तो वो वायरस को रोके, स्पाईवेयर को रोके, डेटा लॉस को रोके, यानी टनल के अंदर भी यदि वायरस स्पाईवेयर जाता है तो वो उसको क्या करे, स्टॉप करे। तो वो तभी संभव है जब हमारा फायरवॉल क्या सपोर्ट करता हो, जब हमारा फायरवॉल डिक्रिप्शन सपोर्ट करता हो। ठीक है, तो डिक्रिप्शन कौन सपोर्ट करता है, पोलो अल्टो फायरवॉल सपोर्ट करता है। यदि हमारा ये पोलो अल्टो फायरवॉल नहीं है, नॉर्मल फायरवॉल है, नॉर्मल फायरवॉल जैसे कि सिस्को का क्या हो गया, ASA हो गया, तो सिस्को का ASA इसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकता, उस चीज को नहीं रोक सकता, लेकिन सिस्को ASA नहीं, हमारा यहाँ पे है पोलो अल्टो फायरवॉल, और पोलो अल्टो फायरवॉल पे हमने क्या डिप्लॉय कर देना है, डिक्रिप्शन। तो बिना डिक्रिप्शन के तो फायरवॉल बाईपास हो जाएगा। अब हमने फायरवॉल को बाईपास नहीं होने देना है। क्यों नहीं होने देना है, क्योंकि हमारे फायरवॉल पे सपोर्टेड है डिक्रिप्शन। ठीक है, तो डिक्रिप्शन हमने अपने फायरवॉल पे क्या कर दिया, इनेबल कर दिया। जैसे डिक्रिप्शन इनेबल करेंगे तो जो हमारा फायरवॉल है वो क्लाइंट का सर्वर के साथ डायरेक्टली सेशन अथवा टनल नहीं बनने देगा। तो डिक्रिप्शन इनेबल करने के पश्चात एक टनल या एक सेशन बनेगा क्लाइंट से किसके बीच में, क्लाइंट से पोलो अल्टो के बीच में एक सेशन बनेगा, और उसी कनेक्शन का दूसरा पार्ट पोलो अल्टो से किसके बीच में बनेगा, सर्वर के बीच में बनेगा। यानी जो टनल डायरेक्टली क्लाइंट और सर्वर के बीच में था उसको क्या कर दिया गया, ब्रेक कर दिया गया, तो तोड़ दिया गया। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि एक सेशन बना हमारा किसके बीच में, सेशन 1, यानी कनेक्शन वही है जो आपका पहले क्या था, इंटायर टनल जो बन रहा था इस प्रकार से, उसको अब ब्रेक कर दिया गया है कितने के अंदर, दो पार्ट में।
कि एक क्लाइंट से पोलो अल्टो, दूसरा पोलो अल्टो से सर्वर। अब जो आपका डेटा रहेगा, जो जो हम बात कर रहे थे, तो इसी सेशन के अंदर आपका क्या रहेगा, आपका डेटा यहाँ पे इनक्रिप्टेड रहेगा। तो यहाँ पे इनक्रिप्टेड रहेगा, यहाँ पे इनक्रिप्टेड रहेगा। लेकिन जब डेटा फायरवॉल के पास रहेगा तो यहाँ पे डेटा किस फॉर्मेट में रहेगा, प्लेन टेक्स्ट डेटा रहेगा। और प्लेन टेक्स्ट डेटा को हम जो फिल्टर करेंगे, किससे फिल्टर करेंगे, जो पोलो अल्टो के पास होती है सिक्योरिटी प्रोफाइल्स। सिक्योरिटी प्रोफाइल्स जो होंगी, सिक्योरिटी प्रोफाइल्स कौन कौन सी, एंटीवायरस, एंटी स्पाईवेयर, फाइल ब्लॉकिंग, डेटा फिल्टरिंग, और जो भी आपका वाइल्ड फायर जो हमारा आगे आने वाला है। तो जो भी प्लेन टेक्स्ट डेटा है उसको मैं फिल्टर कराऊंगा किससे, सिक्योरिटी प्रोफाइल से। आ गया समझ में। सिक्योरिटी प्रोफाइल्स क्या करेंगे, एंटीवायरस वायरस को रोकेगा, एंटी स्पाईवेयर स्पाईवेयर को रोकेगा, फाइल ब्लॉकिंग के द्वारा आप ये बता सकते हो कि किस प्रकार की फाइल ऑर्गेनाइजेशन में अपलोड या डाउनलोड नहीं हो सकती। डेटा फिल्टरिंग के अंदर बता सकते हो कि यदि फाइल के अंदर कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है तो उसको लॉग या ब्लॉक कर दो। वाइल्ड फायर आपका थोड़ी देर में आने वाला है। तो कहने का मतलब ये है कि यदि टनल के अंदर वायरस आएगा तो डेटा प्लेन है, उसको एंटीवायरस रोकेगा, स्पाईवेयर है तो एंटी स्पाईवेयर रोकेगा। यानी अब हमारे फायरवॉल का एसएसएल टनल के अंदर भी पूरा कंट्रोल है कि अगर टनल के अंदर कोई वायरस डाउनलोड करने की कोशिश करेगा तो वो स्टॉप अथवा ब्लॉक कर दिया जाएगा। ये काम कौन कर सकता है, जिस डिवाइस पे क्या सपोर्टेड हो, डिक्रिप्शन सपोर्टेड हो। और पोलो अल्टो फायरवॉल पे डिक्रिप्शन सपोर्टेड होता है। डन हुआ। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। ये पूरी थ्योरी नहीं है, ये इंट्रोडक्शन है कि कैसे काम करेगा। तो बिना डिक्रिप्शन के कोई भी वेंडर का फायरवॉल बाईपास हो जाएगा एसएसएल के द्वारा। लेकिन हमारे पोलो अल्टो या फॉलो अल्टो फायरवॉल पे हम जब डिक्रिप्शन इनेबल कर देंगे तो पोलो अल्टो फायरवॉल एसएसएल सेशन के लिए काम करेगा, जैसे कि मैन इन मिडल अटैक के अंदर करते हैं, यानी इंटरमीडिएट रहेगा। तो इंटरमीडिएट रहेगा तो उसे पता होगा कि डेटा क्या जा रहा है, क्या जा रहा है, तो उसको हम यहाँ पे स्टॉप अथवा ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है। तो ये रहेगा हमारा डिक्रिप्शन। और याद रखना, जो फीचर अब मैं डिस्कस करने वाला हूं वो फीचर्स केवल और केवल नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल पे ही अवेलेबल हैं, नॉर्मल फायरवॉल पे वो अवेलेबल नहीं है। तो डिक्रिप्शन पोलो अल्टो फायरवॉल सपोर्ट करता है और डिक्रिप्शन फोर्टीगेट फायरवॉल भी सपोर्ट करता है। डिक्रिप्शन चेक पॉइंट फायरवॉल भी सपोर्ट करता है। आ गया समझ में। तो जो ये फीचर्स यहाँ पे मैंने आपको लिस्ट दिखाई है, डिक्रिप्शन से लेके आपका किस तक, डिक्रिप्शन से लेके मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग तक। तो याद रहे, जो ये फीचर्स हैं हमारे, ये फीचर्स चेक पोलो अल्टो भी देता है, यही सारे फीचर्स फोर्टीगेट भी देता है, यही सारे फीचर्स चेक पॉइंट भी देता है। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे डिक्रिप्शन। उसके पश्चात आता है, या आफ्टर दिस वी हैव हियर ऐप आईडी। ऐप आईडी क्या है हमें ये जानना है। तो ऐप आईडी को समझने के लिए फिर से हमें, तो ये तो आपने कंफर्म कर लिया कि हम एसएसएल टनल के अंदर क्या जा रहा है ये हम देख सकते हैं। कुछ भी अटैक लगेगा तो हम उसको रोक देंगे। तो डिक्रिप्शन इनक्रिप्टेड डेटा को किस फॉर्मेट में ले आएगा, प्लेन टेक्स्ट डेटा में ले आएगा। और अब काम किसका रहेगा फिर, सिक्योरिटी प्रोफाइल्स का रहेगा। यदि उन्हें अटैक लगता है तो वो उसे रोक देंगे। क्लियर हुआ। उसके पश्चात यहाँ पे आया, आफ्टर दिस हमारे पास है ऐप आईडी। अब जो ऐप आईडी है ये है आपका ऐप आईडी इज इक्वल टू एप्लीकेशन का आइडेंटिफिकेशन।
शॉर्ट फॉर्म है ऐप आईडी, यानी कि एप्लीकेशन आइडेंटिफिकेशन। अब ऐप आईडी है क्या? तो ऐप आईडी को समझने से पहले हमें यहाँ पे ये जानना है, डायग्राम की मदद लेंगे। ये मेरा हो गया पीसी, मैंने किसके साथ कनेक्ट कर दिया? पोलो अल्टो के साथ, और पोलो अल्टो से मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट पे हम एक सर्वर रख देते हैं, ये मान के चलो आपका क्या हो गया? फेसबुक। अब क्लाइंट जो है वो किसके साथ सेशन बनाएगा? क्लाइंट सेशन किसके साथ बनाएगा? फेसबुक के साथ सेशन बनाएगा। अब फेसबुक तो सारे यूज करते हैं ना हम, तो अब यहाँ पे होगा कुछ इस प्रकार से। पहले तो जो हमारा क्लाइंट है, तो एक तरफ रुको, एक मिनट, ये हो गया मेरा पीसी और ये हो गया फेसबुक सर्वर। तो सबसे पहले जो क्लाइंट है और सर्वर है उसके बीच में एक सेशन बनेगा, उस सेशन के पश्चात यहाँ पे दूसरा सेशन बनेगा, दूसरे सेशन के पश्चात यहाँ पे तीसरा सेशन बनेगा, उसके पश्चात यहाँ पे हमारा चौथा सेशन बनेगा। तो एक ही कनेक्शन, जब भी हम एक सर्वर से कम्युनिकेट करते हैं तो उस सर्वर के साथ हमारे डिफरेंट डिफरेंट सेशंस अथवा एप्लीकेशंस का क्या होता है? यूज होता है या बनते हैं। अब कहोगे ये क्या मजाक है? मजाक बस मेरे को ये ड्राइंग कर लेने दो, फिर मैं बताऊंगा कि मजाक क्या है। काफी है, इतने से समझ जाना चाहिए। क्लाइंट ने, ये क्लाइंट हो गया, ये फेसबुक हो गया, तो सबसे पहले क्लाइंट किस प्रोटोकॉल का सेशन बनाएगा? एसएसएल का। फिर पोलो अल्टो यानी कि ये पता लगा सकता है कि यहां तक एसएसएल का ट्रैफिक था, फिर ये पता लगा सकता है कि ये क्या था? एसएसएल के अंदर ये क्या है? फेसबुक है। ठीक है, और फिर या आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे हमारे दो सर्वर्स ले लेते हैं, एक फेसबुक हो गया और एक मेरा क्या हो गया? जीमेल। ठीक है, तो एक मिनट, इसको दो भागों में बांट देते हैं। तो क्लाइंट ने एक सर्वर के साथ बनाया जो कि फेसबुक था, दूसरा एसएसएल का सेशन बनाया, यानी कि रखो एक सर्वर और ये हमारा दूसरा सर्वर हो गया। ठीक है, तो पोलो अल्टो के पास ये क्षमता है कि वो पता लगा सकता है कि पहला सेशन किसका है? एसएसएल। दूसरा किसका है? फेसबुक का। तीसरा फेसबुक के अंदर फेसबुक का कौन सा है? चैट है। नेक्स्ट कौन सा है? फेसबुक का पोस्ट है। नेक्स्ट कौन सा है? फेसबुक का गेम्स है। नेक्स्ट कौन सा है? फेसबुक का इवेंट्स है। नेक्स्ट क्या है? फेसबुक का ऑडियो वाला सेशन है। और नेक्स्ट ये फेसबुक के अंदर क्या जा रहा है? वीडियो जा रहा है। डन हुआ। फेसबुक के अंदर जब लॉगिन करते हैं तो फेसबुक के अंदर लॉगिन किया, चैट की विंडो अलग खुलती है, उसमें आप डेटा पोस्ट कर सकते हो, जो भी फोटो पिक्चर वगैरह डालते हो, गेम खेल सकते हैं, साइड में इवेंट आते रहते हैं, आप उसमें ऑडियो डेटा भेज सकते हो, उसमें वीडियो क्लिप भी आजकल देखते हो, छोटी छोटी मूवीज की या मूवीज की क्लिप डाल देते हैं, तो वो आपका। तो पोलो अल्टो इतने प्रकार का आइडेंटिफिकेशन कर सकता है। किसके अंदर? फेसबुक के अंदर। ये कुछ नाम लिखे हैं मैंने। दूसरा, जब जीमेल है तो पहले पता लगा सकता है कि पहला सेशन किसका है? एसएसएल। दूसरा सेशन किसका है? ये बन रहा है यहाँ पे जीमेल का। अब जीमेल के अंदर लगाए बता सकता है कि ये क्या है हमारा? डॉक्स का। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ये कौन सा ट्रैफिक है? सेशन है। अपलोड वाला ये कौन सा सेशन है? डाउनलोड वाला ये कौन सा है? एडिटिंग वाला ये कौन सा है? शेयरिंग वाला, एटसेट्रा। आया कुछ समझ में? तो जब एक क्लाइंट एक सर्वर के साथ क्या बनाता है? सेशन बनाता है, तो पोलो अल्टो के पास कैपेबिलिटी है कि वो आइडेंटिफाई कर सकता है कि अब यूजर किस किस सेशन का या एप्लीकेशन का क्या कर रहा है? इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन ये तभी संभव है जब इससे पहले हम क्या पढ़ के आए हैं, क्योंकि एसएसएल का ट्रैफिक तो क्या होगा? इनक्रिप्टेड।
तो इससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डिक्रिप्शन करना पड़ेगा, जो मैं पहले ही समझा के आ चुका हूं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे एप्लीकेशन आइडेंटिफिकेशन क्या हुआ, तो ये चीज मैंने तो बनाई नहीं है, तो मैं पोलो अल्टो की ही शब्दों को यूज करूंगा। तो पोलो अल्टो कहता है कि जो एप्लीकेशन है उसकी कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है, लेकिन फिर भी एप्लीकेशन क्या है, एक क्लाइंट है और एक सर्वर है। तो एक क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो भी हमारा क्या बनेगा, सेशन बने, या हम क्या बोलें उसको, कम्युनिकेशन हो, ए सेशन और कम्युनिकेशन, ए सेशन और कम्युनिकेशन विच कैन बी आइडेंटिफाई, मॉनिटर एंड कंट्रोल इज कॉल्ड एप्लीकेशन। तो पोलो अल्टो कहता है कि ए सेशन और कम्युनिकेशन बिटवीन बिटवीन अब ज्यादा जगह नहीं थी, ए सेशन और कम्युनिकेशन विच कैन बी आइडेंटिफाई, मॉनिटर एंड कंट्रोल इज कॉल्ड एप्लीकेशन। तो जब क्लाइंट और सर्वर का सेशन बनेगा एसएसएल का, वो उसे आइडेंटिफाई कर सकता है, मॉनिटर कर सकता है और उसको क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। तो यही आपका क्या कहलाएगा, ऐप आईडी, जो ट्रेडमार्क है पोलो अल्टो का। डन हुआ। तो ऐप आईडी क्या निकला, एप्लीकेशन आइडेंटिफिकेशन। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जब भी एक क्लाइंट और एक सर्वर कम्युनिकेट करेंगे तो उन के बीच में कौन कौन से सेशन बन रहे हैं, एग्जाम्पल आपके सामने हैं, तो इनको हम आइडेंटिफाई, मॉनिटर और कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या चाहिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें चाहिए सिग्नेचर्स, हमें चाहिए। तो सिग्नेचर्स जो है वो कौन प्रोवाइड करेगा, पोलो अल्टो प्रोवाइड करेगा। और ये सिग्नेचर्स जो है उनका जो अपडेट आता है वो डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। कैसा अपडेट आता है उनका, वीकली अपडेट आता है, क्योंकि एप्लीकेशन तो डे बाय डे नई नई डिस्कवर होती रहेंगी, तो हमें नए नए सिग्नेचर्स चाहिए। तो पोलो अल्टो फायरवॉल एवरी वीक, एवरी वीक, वीक नॉर्मल है, वीक से पहले भी आ सकता है। तो पोलो अल्टो नेटवर्क वीकली रिलीज न्यू एप्लीकेशन सिग्नेचर्स, हर वीक नए सिग्नेचर्स वो क्या करता है, रिलीज करता है, जिनको आप मैन्युअली डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हो, अथवा शेड्यूल भी कर सकते हो कि वो खुद ही डाउनलोड अथवा इंस्टॉल हो जाए। तो अभी तक हमने दो चीजें की हैं, डिक्रिप्शन, जिससे एसएसएल के अंदर क्या जाएगा उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो हम मान के चल रहे हैं कि हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके पश्चात जब आप डिक्रिप्ट कर लोगे तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट मिलेगा एप्लीकेशन आइडेंटिफिकेशन, जिसमें आप ये जान सकते हो कि एसएसएल के अंदर या नॉर्मल सेशन के अंदर कौन कौन सी एप्लीकेशन का आपका इस्तेमाल हो रहा है। उनको आइडेंटिफाई, मॉनिटर और कंट्रोल हम किसकी मदद से कर सकते हैं, ऐप आईडी की मदद से कर सकते हैं। उसके पर आफ्टर दिस, तो इसके पश्चात या आफ्टर हमें यहाँ पे डिस्कस करना है किसके बारे में, कंटेंट आईडी के बारे में। अब ये कंटेंट आईडी क्या है, डिक्रिप्शन में डेटा को प्लेन टेक्स्ट आपने कर दिया, अब कुछ भी हिडन नहीं रहा। ऐप आईडी के द्वारा सेशन आइडेंटिफाई कर लिए, और नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे कंटेंट आईडी। तो कंटेंट आईडी क्या है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अब है हमारा कंटेंट आईडी, यानी कि इसका फुल फॉर्म हो गया कंटेंट आईडी, जहां पे है उसका मतलब आइडेंटिफिकेशन, कंटेंट आइडेंटिफिकेशन। अब ये क्या है, तो सेम सिनेरियो, हमारे पास पीसी है, पीसी को हमने किससे कनेक्ट कर दिया, पोलो अल्टो से, पोलो अल्टो से हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया इंटरनेट, और
इंटरनेट के पश्चात इंटरनेट पे हमारा कोई भी XYZ पब्लिक सर्वर हो गया, तो यूजर जो है वो थ्रू फायरवॉल के पब्लिक सर्वर को क्या भेज रहा है, रिक्वेस्ट भेज रहा है। रिक्वेस्ट के बदले वहां से क्या आ रहा है, रिप्लाई आ रहा है। रिप्लाई के अंदर क्या हो सकता है, वायरस। रिप्लाई में क्या हो सकता है, स्पाईवेयर, जासूस। ठीक है। और रिप्लाई के अंदर यानी अपलोड या डाउनलोड के साथ साथ क्या हो सकता है, डेटा लॉस हमारा हो सकता है। तो अब इसको हम कैसे श्योर करें कि जो कंटेंट है, कंटेंट का मतलब यहां पे हमारा हुआ डेटा, डेटा को कैसे आइडेंटिफाई करें कि इसमें वायरस नहीं है, स्पाईवेयर नहीं है, डेटा का लॉस नहीं हो रहा है। तो पोलो अल्टो कहता है कि आप या हम इस चीज को श्योर करने के लिए कि कंटेंट यूजर के द्वारा करेक्ट अपलोड और डाउनलोड हो, तो हमारे पास यहाँ पे क्या होंगे, सिक्योरिटी प्रोफाइल्स। सिक्योरिटी प्रोफाइल्स, तो सिक्योरिटी प्रोफाइल्स में हमारे पास जो हम करने वाले हैं, एंटीवायरस, एंटी स्पाईवेयर, फाइल ब्लॉकिंग, डेटा फिल्टरिंग, डेटा फिल्टरिंग। ठीक है। तो ये हमारा हो गया, चलो पूरा नाम लिख देते हैं, एंटी वायरस, एंटी स्पाईवेयर और फाइल ब्लॉकिंग और डेटा फिल्टरिंग। हो गया। तो अब होगा कुछ यूं कि जो भी हमारा यूजर है वो थ्रू फायरवॉल के किसको रिक्वेस्ट भेजेगा, ये हमारा हो गया पब्लिक सर्वर। और पब्लिक सर्वर के पास वो क्या देगा, डेटा देगा। अब वो डेटा किससे पास कराया जाएगा, एंटीवायरस, एंटी स्पाईवेयर, फाइल ब्लॉकिंग और डेटा फिल्टरिंग से वो हमारा पास होगा। अगर डेटा के अंदर क्या है, वायरस है, तो कौन रोकेगा, एंटीवायरस। डेटा के अंदर स्पाईवेयर है तो कौन रोकेगा, एंटी स्पाईवेयर। हमने पॉलिसी लगा रखी है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में .exe फाइल डाउनलोड ना हो, तो उसके लिए हमारा क्या रहेगा, फाइल ब्लॉकिंग। हमारे डेटा के अंदर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ना आनी चाहिए, ना जानी चाहिए, तो कौन रोकेगा, डेटा फिल्टरिंग। तो कहने का मतलब ये हुआ कि डेटा के अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज हो सकती है, वायरस, स्पाईवेयर, फाइल टाइप और फाइल का कंटेंट, तो एंटीवायरस, एंटी स्पाईवेयर, फाइल ब्लॉकिंग और डेटा फिल्टरिंग प्रोफाइल उस चीज को रिमूव करेंगी और ये हमें प्रोवाइड करेंगी क्या, एक क्लीन डेटा। क्योंकि ये रिमूव कर देंगी इम्प्योरिटीज को, तो हमारे को क्या मिला, क्लीन डेटा। यही क्लीन डेटा किसको ऑफर किया जाएगा, यूजर को ऑफर किया जाएगा। तो कंटेंट आईडी जो ट्रेडमार्क है पोलो अल्टो का, तो जब भी पोलो अल्टो फायरवॉल पे आप एंटीवायरस, एंटी स्पाईवेयर, फाइल ब्लॉकिंग और डेटा फिल्टरिंग प्रोफाइल को क्या करते हो, एक्टिवेट करते हो, तो वो क्या कहलाता है, आपका कंटेंट आइडेंटिफिकेशन कहलाता है। डन हुआ। तो ये हमारा रहेगा यहाँ पे कंटेंट आईडी। आगे हम करेंगे, आपको चैट में एक लिंक आया होगा, ठीक है। तो ये जो जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया है उनके लिए मैं दोबारा पेस्ट कर देता हूँ। ये एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, ठीक है। ये आपने ज्वाइन कर लेना है। इसका फायदा ये होगा कि जो भी कुछ अनाउंसमेंट वगैरह होगी आई मेडिटा की तरफ से, वैसे तो अपडेट किया जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है, बच्चे कॉल नहीं उठाते हैं, फिर कहते हैं हमें पता नहीं चला। ठीक है। तो उनके लिए ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, इसको ज्वाइन कर लें। जो भी क्लास से रिलेटेड अपडेट रहेगा तो वो आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा, ठीक है, ऐसे नोटिफिकेशन के लिए। तो आप सभी लोगों ने ये ज्वाइन कर लेना। तो आगे बढ़ते हैं। तो कंटेंट आईडी के पश्चात है हमारा यहाँ पे
URL फिल्टरिंग। ठीक है, तो URL फिल्टरिंग क्या है या क्यों जरूरी है, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। हमारे पास हो गया एक पीसी। पीसी को किससे कनेक्ट किया, सेम सिनेरियो जैसा पहले डिस्कस करते आए हैं, पोलो अल्टो, और पोलो अल्टो से हमने कनेक्ट कर दिया यहाँ पे इंटरनेट। अब इंटरनेट पे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट है। गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, और टोरेंट वगैरह हो गया। यूजर थ्रू फायरवॉल गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, टोरेंट किसी को भी क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। तो हम नहीं चाहते वो यूट्यूब को और टोरेंट को क्या करे, एक्सेस करे। तो बहुत सारी कंपनियां लगा के रखती हैं प्रॉक्सी सर्वर। तो प्रॉक्सी सर्वर की जरूरत नहीं है, हमें अपने पोलो अल्टो फायरवॉल पे इनेबल करना है यूआरएल फिल्टरिंग। और यूआरएल फिल्टरिंग के अंदर जब हम इनेबल करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कैटेगरीज होंगी। उन कैटेगरीज के बारे में हम बता देंगे कि कौन सा अलाउ है और कौन सा क्या है, डिनाई है। तो जब आप यूआरएल फिल्टरिंग इनेबल करोगे, यहाँ पे आपने डिफाइन करना है पॉलिसी, या यूआरएल फिल्टरिंग वाला हमने इनेबल करना है यूआरएल फिल्टरिंग प्रोफाइल इनेबल करना है। जब आप ये इनेबल कर दोगे, उस प्रोफाइल के अंदर हमने बता देना है कि गूगल तुम्हें क्या रखना है, अलाउ रखना है। फेसबुक तुम्हें क्या रखना है, अलाउ रखना है। अगर कोई किसकी रिक्वेस्ट भेजता है, यूट्यूब क्या कर देना है, डिनाई। कोई रिक्वेस्ट भेजता है टोरेंट की, तो उसको भी क्या कर देना है, डिनाई। तो जो हम यूआरएल फिल्टरिंग प्रोफाइल बनाएंगे, उनके अंदर हम बताएंगे कि कौन से यूआरएल अलाउ है, कौन से यूआरएल क्या है, डिनाई है। अब जो यूजर है उसने रिक्वेस्ट भेजा कि मेरे को कहाँ पे जाना है, google.com पे। फायरवॉल देखेगा यूआरएल फिल्टरिंग प्रोफाइल, गूगल क्या है, अलाउ है। तो गूगल की रिक्वेस्ट कहाँ पे जाएगी, यानी कि क्लाइंट किसको रिक्वेस्ट भेज सकता है, गूगल को रिक्वेस्ट भेज सकता है, और वहां से आपका रिप्लाई क्या हो जाएगा, अलाउड हो जाएगा। डन हुआ। लेकिन यदि यूजर कहता है कि नहीं, मेरे को कहाँ पे जाना है, मेरे को एक्सेस करना है क्या, यूट्यूब एक्सेस करना है, कौन फायरवॉल देखेगा, यूट्यूब क्या है हमारा, डिनाई है। तो यहाँ पे इसको मैसेज जाएगा कि जो आपका है यूट्यूब एक्सेस नॉट अलाउ, आप उस वेबसाइट को क्या नहीं कर सकते, एक्सेस नहीं कर सकते। तो जो काम आपका प्रॉक्सी सर्वर करता है, वही काम आपका कौन करेगा, पोलो अल्टो करेगा। जब आप उस पे क्या इनेबल करोगे, यूआरएल फिल्टरिंग प्रोफाइल इनेबल कर दोगे। डन हुआ। तो आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉक्सी सर्वर लगाने की आवश्यकता नहीं है, वो पैसे बच जाएंगे, अपने पास रखो। ठीक है जी। तो अब पर्टिकुलर हम वेबसाइट को अलाउ नहीं करेंगे। यूआरएल फिल्टरिंग के अंदर हमारी क्या बनी होती है, कैटेगरीज बनी होती हैं। हम उन्हीं कैटेगरीज को क्या करते हैं, अलाउ या डिनाई करते हैं। जैसे कि गूगल है, वो सर्च इंजन है, उसके अंदर वर्ल्ड के सभी सर्च इंजन आ जाएंगे। फेसबुक सोशल साइट, सोशल नेटवर्किंग है, इसके अंदर सभी आ जाएंगे। यूट्यूब का स्ट्रीमिंग वीडियो होगा, टोरेंट का टोरेंट होगा। आप पर्टिकुलर वेबसाइट भी डाल सकते हो, लेकिन उसके अंदर 70+ क्या बनी हुई है, कैटेगरीज बनी हुई है। और जो कैटेगरी आपको चाहिए वो अलाउ करो, जो नहीं चाहिए उसको आप यहाँ पे डिनाई कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये काम किसकी मदद से किया जाएगा, यूआरएल फिल्टरिंग प्रोफाइल की मदद से किया जाएगा। तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा फायरवॉल पे, कि डेटा इनक्रिप्टेड है उसे डिक्रिप्ट कर लो, एप्लीकेशन का आइडेंटिफिकेशन कर लो,
कंटेंट का आइडेंटिफिकेशन कर लो और यूआरएल, कौन सी वेबसाइट जो है, जो यूआरएल्स हार्मफुल है उनका एक्सेस क्या कर दो, ब्लॉक कर दो। नेक्स्ट आता है हमारे पास यहाँ पे वाइल्ड फायर। डन हुआ। अब ये वाइल्ड फायर क्या है ये हमें समझना है, तो समझने के लिए थोड़ा डायग्राम बनेगा। डायग्राम कुछ इस प्रकार से है, सेम रहेगा, बस डायग्राम में हमारे पीसी आगे पीछे हो जाएंगे। तो ये हुआ हमारा पीसी। पीसी को हमने कनेक्ट किया पोलो अल्टो के साथ। पोलो अल्टो को हमने कनेक्ट कर दिया यहाँ पे इंटरनेट के साथ, और इंटरनेट पे हमारा हो गया पब्लिक सर्वर। अब पोलो अल्टो जो है इसको पहले हम नॉर्मल ही क्या रखते हैं, फायरवॉल रखते हैं, नॉर्मल फायरवॉल। पोलो अल्टो नहीं है अभी, जस्ट सिंपल फायरवॉल है। तो जो नॉर्मल फायरवॉल होता है उस पे हम एक रूल बनाते हैं। रूल ये कहता है कि अगर नॉन अटैक है, कैसा है, नॉन अटैक है, तो उसके लिए हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, एक्शन। और नॉन अटैक का एक्शन हम क्या दे सकते हैं, जिन अटैक को हम जानते हैं तो उनका एक्शन क्या दे दिया हमने, डिनाय। अब ये कैसे पता चलेगा कि नॉन अटैक है, तो नॉन अटैक यानी नॉन वायरस है, तो उसके हमारे पास क्या होंगे, सिग्नेचर्स होंगे। तो मैंने यहाँ पे समझने के लिए कुछ कलर्स का इस्तेमाल कर लिया कि यदि हमारे डेटा के अंदर इस प्रकार का पैटर्न आता है तो वो क्या है, अटैक है, और अटैक को हम क्या कर देंगे, डिनाई कर देंगे। क्लियर हुआ। तो नॉर्मल फायरवॉल पे हम एक ही प्रकार का रूल बना सकते हैं कि यदि अटैक नॉन है, जो आप पता कर सकते हो सिग्नेचर से, तो उसको क्या कर दो, डिनाई कर दो। अब यहाँ पे हमारा यूजर बैठा हुआ है, तो ये हो गया यूजर, इस पीसी पे बैठा हुआ है यूजर। यूजर ने रिक्वेस्ट भेजा, किसको रिक्वेस्ट भेजा, यूजर आपका रिक्वेस्ट भेजेगा पब्लिक सर्वर को। तो रिक्वेस्ट गई पब्लिक सर्वर के पास, तो रिक्वेस्ट पब्लिक सर्वर के पास गई, पब्लिक सर्वर ने उसको क्या दिया, रिप्लाई। रिप्लाई में क्या दिया, डेटा। डेटा के अंदर हमारा नॉर्मल फाइल आई, तो ये हमारा हो गया। अब ये डेटा हम मैच करेंगे किससे, नॉन अटैक से। तो डेटा के को किससे मैच किया, नॉन अटैक से। क्या इसमें वायरस पाया, क्या ये कलर कलर सैंपल पाया इसमें, नहीं पाया, यानी कि अटैक है ही नहीं, कोई मैच नहीं हुआ। तो इसको क्या कर दिया जाएगा, इसको अलाउ कर दिया जाएगा, नॉर्मल डेटा को कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है ना। अब मान के चलो कि जो ये फाइल आई है इसके अंदर हमारा क्या आ जाता है, साथ में वायरस आया। तो इस बार हमारे पास डेटा आया, डेटा को हमने नॉन अटैक से मैच किया, हमारा सिग्नेचर मैच कर गया, मैच हो गया, तो उस डेटा को हम क्या करेंगे, डिनाय। तो ये फाइल अथवा डेटा क्या कर दिया जाएगा, डिनाय कर दिया जाएगा। क्लियर हो गया। तो नॉर्मल फायरवॉल पे आप नॉन अटैक को क्या कर सकते हो, डिनाय कर सकते हो, ये तो अच्छी बात है। लेकिन मान के चलो जो डेटा आया है वो उसके अंदर एक वायरस है जो हमें नहीं पता, उसको हम बोलते हैं ZDA, जीरो डे अटैक बोलो या अननोन अटैक बोलो। ZDA जीरो डे अटैक, या फिर क्या बोलेंगे इसको, अननोन अटैक। अब फाइल आई, फाइल के अंदर वायरस आया, वायरस को हमने अपने नॉन सिग्नेचर से मैच किया, मैं नॉन सिग्नेचर से क्या नहीं हुआ, वो मैच नहीं हुआ। मैच नहीं हुआ तो ये क्या हो गया, अलाउ। तो
हमारे नेटवर्क के अंदर अलाउ हो गया वो डेटा, वो फाइल जिसके अंदर क्या जा रहा था आपका, जिसके अंदर आपका जा रहा था जीरो डे अटैक, या बोले तो अननोन अटैक आपका जा रहा था। तो अननोन अटैक, नॉर्मल फायरवॉल अननोन अटैक को नहीं रोक सकता। आ गया यहां तक समझ में? अब ये कहोगे ये कौन सा है, देखो अभी चल रहा है 2019 में कोरोना आया था ना। तो कोरोना के जो पहले सिम्टम थे, पहले तो लोगों को पता ही नहीं था, आए नॉर्मल एक दो दिन तक कुछ नहीं, दूसरे तीसरे दिन बुखार हुआ और चौथे पांचवें दिन आदमी निकल लिया, ऐसा ही होता था। तो सिम्टम्स किसके थे? नॉर्मल बुखार वाले, नॉर्मल खांसी जुकाम या जो भी था वैसे ही थे ना। लेकिन जब बहुत ज्यादा लोग जाने लग गए, तब इन फार्मा कंपनीज का या गवर्नमेंट का ध्यान गया कि ये क्या नहीं है, नॉर्मल खांसी जुकाम बुखार नहीं है, ये तो कुछ और है। जब कुछ और है तब पता चला कि वो क्या था, वो था कोरोना। डन हुआ। तो जैसे बीमारियां रूप बदलती रहती हैं, वह अभी वो जब 2019 में आया था तो ये प्रेस वाले भी बवाल मचा रहे थे कि ये तो रूप बदल रहा है, अब ये है अब ये है। तो कोरोना के भी कई सारे वेरिएंट आए थे। डन हुआ। जैसे गाड़ियों के नए नए मॉडल आते हैं, तो कोरोना के भी कई सारे क्या आए थे, मॉडल आए थे। ठीक है। तो आप जैसे ये नहीं कर सकते कि नहीं बीमारी नहीं बदले, मतलब आदमी भी क्या है, अपना डेवलपमेंट करता रहता है ना। जैसे बुद्धिजीवी लोग कहते हैं कि पहले जो है गुफाओं में रहता था, फिर इसने पहिए का आविष्कार किया, फिर आग का आविष्कार किया, तो आगे बढ़ रहा है ना कहीं जाने के लिए। तो ये वायरस वगैरह भी अपना रूप बदलते रहते हैं, और नहीं पता तो मेडिकल वालों से पूछ लेना। ठीक है। या 2019 में देख लिया होगा आप लोगों ने, जब आइस घर में, या तो आप में से किसी को हुआ होगा, या मार्क टीवी पे तो देखा ही होगा, जब तुम दो सा एक लगभग बंद रहे थे 3-4 महीने, पूरा देश जो भी है। ठीक है। तो जो हमारा जीरो डे अटैक होता है, जिसको अननोन अटैक कहते हैं, तो नॉर्मल फायरवॉल इसको नहीं रोक सकता। तो नॉर्मल फायरवॉल को ये क्या कर जाएगा, बायपास कर जाएगा। अब हमें कुछ ऐसा करना है कि इसका कुछ करें, जो ये हो रहा है इसको रोको। तो रोकने के लिए एक टेक्निक यहाँ पे लगाई जाती है, जो नॉर्मल फायरवॉल के बस की बात नहीं है, वो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल कर सकता है, जो है आपका पोलो अल्टो। तो एक टेक्निक इजाद की गई, डेवलप की गई, इन्वेंट की गई, जिसको हम बोलते हैं सैंड बॉक्स इंस्पेक्शन। क्या बोलते हैं? सैंड बॉक्स इंस्पेक्शन। ठीक है। या बोले तो उसको हम नाम देते हैं रूल नंबर 2, कि अगर क्या है, नॉन अटैक को तो आप क्या करते हो, नॉन अटैक को तो आप डिनाई करते हो, लेकिन जिनका नहीं पता उनके लिए क्या करोगे? तो उनके लिए हमें यहाँ पे रूल बनाना है 2, कि अगर हमारे पास क्या है, या हमें डिटेक्ट हुआ है अननोन अटैक, तो अननोन अटैक के लिए हमें यहाँ पे डिफाइन करना है, क्या डिफाइन करना है? एक्शन। और एक्शन ये है कि अननोन अटैक की सेंड कर दो इंफॉर्मेशन टू क्लाउड/डेटा सेंटर। अगर अननोन अटैक हुआ है तो किसको बताओ? क्लाउड को बताओ, या किसको बताओ? डेटा सेंटर को बताओ। अब ये क्लाउड और डेटा सेंटर किसका है? अगर पोलो अल्टो का फायरवॉल है तो वो पोलो अल्टो के क्लाउड को देगा, फोर्टीगेट है वो फोर्टीगेट को देगा, चेक पॉइंट है वो चेक पॉइंट को देगा, सिस्को है वो सिस्को को देगा। ये किसी दूसरे वेंडर के साथ शेयर नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? अटैक से बचना तो बहुत अच्छी बात है, तो ये पब्लिकली किया जाए, नहीं हो सकता। जैसे कोरोना की वैक्सीन कुछ ही लिमिटेड कंपनियों ने बनाई थी, हाँ या ना? तो बनाई थी तो उन्होंने वो फॉर्मूला सबको नहीं दिया था ना। मानवता अपने मानवता कमरे के कोने के अंदर बैठी बैठी रोती रही। फॉर एग्जाम्पल न्यूज वाले चिल्लाते रहे मानवता मर गई है क्या, खैर वो जो भी है। तो कुछ रूल ऐसे होते हैं कि
ये नियम जो हमने ही बनाए हैं, जिन्हें तोड़ना थोड़ा सा क्या है, मुश्किल है। उसमें कई सारी चीजें बीच में आ जाती हैं। भाई जिन कंपनियों ने डेवलप किया है, उन्होंने पैसा लगाया है नहीं लगाया है, रिसर्च से टाइम लगाया है। तो जिसने पैसा और टाइम लगाया है वो उसका रिटर्न चाहेगा। वो अब उस पे निर्भर करता है कि वो पब्लिकली उसको देता है या नहीं देता है। तो वैसे ही किसी भी फार्मा कंपनीज ने, चाहे यूएस की हो या इंडिया की हो, उन्होंने उस फॉर्मूले को पब्लिकली रिलीज नहीं किया ताकि और बना सकें। ठीक है, तो वैसे ही ये कंपनियां भी अपना फायदा देखती हैं, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट करती हैं और उस इंफॉर्मेशन को दूसरे को शेयर नहीं करते हैं। तो रूल नंबर 2 आप बताओगे, जिसमें आप बताओगे कि अननोन अटैक की इंफॉर्मेशन किसको दी जाएगी, क्लाउड अथवा किसको दी जाएगी, डेटा सेंटर को दी जाएगी। अब ये डेटा सेंटर कहां पे कनेक्टेड होगा, इंटरनेट पे ही कहीं कनेक्टेड होगा। तो ये हमारा हो गया इंटरनेट पे ही कनेक्टेड पोलो अल्टो का डेटा सेंटर फॉर एग्जांपल। तो लो जी, ये हो गया। ठीक है, अब चलो फिर से करो जो हम कर रहे थे। तो हमारे पास जेडडीए हुआ, फायरवॉल पे हमने रूल नंबर 2 बनाया, जिसको हम क्या बोलते हैं, अननोन अटैक की इंफॉर्मेशन किसको दे दो, क्लाउड को दे दो। यही रूल हमारा क्या है, वाइल्ड फायर है। क्या डिस्कस कर रहे थे हम, वाइल्ड फायर। तो वाइल्ड फायर के अंदर हम फायरवॉल पे दूसरा रूल बनाते हैं कि अननोन अटैक की इंफॉर्मेशन किसको दे दो, क्लाउड को दे दो। और यही रूल नंबर 2 ही जो आपका वाइल्ड फायर है, इज इक्वल टू सैंड बॉक्स इंस्पेक्शन। ये ही सैंड बॉक्स इंस्पेक्शन है। तो जब आपके पास डेटा आया, वो नॉन अटैक से मैच ना करके किससे मैच कर गया, अननोन अटैक से मैच कर गया। तो अननोन अटैक से मैच कर गया, तो उसकी इंफॉर्मेशन अब किसको दे दी जाएगी, क्लाउड को दे दी जाएगी। तो ये हमारा क्लाउड स्लैश डेटा सेंटर ऑफ किसका हो गया, पोलो अल्टो को वो इंफॉर्मेशन क्या है, दे दी गई। तो जो ये फाइल थी या डेटा था, XYZ डेटा जो भी आपका था समझने के लिए मैं, और उसके अंदर जो भी हमारा ये वायरस आया था, क्या आया था, ZDA, जीरो डे अटैक आया था। तो वो पोलो अल्टो क्लाउड को क्या कर दी गई, सबमिट कर दी गई। अब जब वो सबमिट कर दी गई, वहां पे इंजीनियर्स बैठे हुए हैं, आपके जैसे ही हैं, लेकिन वो उनका डेडिकेटेड काम है। वो इंजीनियर्स इसको एनालाइज करेंगे और एनालाइज करके पता लगाएंगे या बताएंगे कि जो ये तुमने दिया है, ये क्या है, क्या है ये वायरस। इस वायरस का क्या निकाला जाएगा, इस वायरस का निकाला जाएगा अपडेट। और उस अपडेट के दो नाम होंगे। अपडेट का पहला नाम होगा वाइल्ड फायर अपडेट, और दूसरा होगा उसका नाम एंटी वायरस अपडेट। डन हुआ। ये वाइल्ड फायर अपडेट अब क्लाउड से थ्रू इंटरनेट किस पे आएगा, पोलो अल्टो फायरवॉल पे। पोलो अल्टो फायरवॉल इसको क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करके किसके अंदर लेके आएगा, अपने डेटाबेस के अंदर ले आएगा। तो जो अननोन था अब क्या हो गया, वो वायरस था, उसका अपडेट निकाला एंड वाइल्ड फायर अपडेट आया, और उसके दो नाम होंगे, वाइल्ड फायर अपडेट और एंटी वायरस अपडेट आपका उसका नाम होगा। तो वाइल्ड फायर अपडेट अब किसको मिला, पोलो अल्टो को, उसने एक्सेप्ट करके अपने डेटाबेस में डाल दिया। अब क्या हो गया, ये नॉन हो गया। तो नॉन हो गया तो अब इसको क्या कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। लेकिन जब तक ये नॉन नहीं होगा, तो अंटिल अपडेट, बिफोर अपडेट जो हम कह सकते हैं, बिफोर अपडेट, अपडेट से पहले ZDA जीरो डे अटैक विल बी अलाउ। अपडेट से पहले जीरो डे अटैक क्या होगा, अलाउ होगा। लेकिन आफ्टर अपडेट, आफ्टर
अपडेट के पश्चात ZDA 0 day अटैक विल बी डिनाई, वो हमारा क्या रहेगा, डिनाई रहेगा। डन। अब ये कहने सुनने में तो बड़ी अच्छी बात है, तो जैसे हम मान के चल रहे हैं अभी हमारा जो है टाइम हुआ है, कितना हुआ है, तो आपने 6 बज के मान के चलो 35 मिनट पे क्या किया है, कोई अपडेट इंफॉर्मेशन सेंड किया है, किसको, क्लाउड को। तो ये अपडेट कब तक आएगा, तो 3 से 5 मिनट लगते हैं अपडेट के लिए। तो 6 बज के 40 मिनट पे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, वाइल्ड फायर अपडेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये 3 से 5 मिनट में ये आपको क्या दे देगा, अपडेट दे देगा। डन हुआ। तो 3 से 5 जब भी कोई अटैक होगा, अगर वो फाइल आप सबमिट कर देते हो तो 5 मिनट के अंदर आपको क्या मिल जाएगा, अपडेट मिल जाएगा। तो वाइल्ड फायर अपडेट आपका 3 से 5 मिनट में आएगा। उसको वो टर्म एंड कंडीशन के साथ बोलते हैं कि ये अपडेट हम तभी देंगे जब वो हमें लगेगा कि वो अटैक नया है। ठीक है ना। ओके। अब बात आती है कि क्या ये इंफॉर्मेशन हर फायरवॉल क्लाउड को भेज सकता है, नहीं। ये जो सर्विस है ये वाइल्ड फायर सब्सक्रिप्शन बेस है। जिन्होंने सब्सक्रिप्शन खरीद रखा है, ईयरली सब्सक्रिप्शन खरीद रखा है, वही तो अपडेट क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, और वही अपडेट ले सकते हैं। तो जिन्होंने वाइल्ड फायर अपडेट सब्सक्रिप्शन ले रखा है, तो ZDA अटैक की इंफॉर्मेशन उनको 3 से 5 मिनट के अंदर मिल जाएगी। आ गया समझ में। लेकिन जिन्होंने नहीं ले रखा, मान के चलो ये XYZ फायरवॉल है, ये पोलो अल्टो का फायरवॉल है, लेकिन इस पे वाइल्ड फायर सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो इस पे ये एंटीवायरस अपडेट के फॉर्मेट में जाएगा। लेकिन एंटीवायरस अपडेट कितने घंटे पश्चात जाएगा, 24 आवर्स के पश्चात जाएगा। आया कुछ समझ में। तो जो हमारा वाइल्ड फायर है वो सैंड बॉक्स इंस्पेक्शन है। सैंड बॉक्स इंस्पेक्शन के अंदर एक फायरवॉल या आईपीएस एक फाइल को डेडिकेटेड सिस्टम को देता है डीपर इंस्पेक्शन के लिए। डेडिकेटेड सिस्टम उसको इंस्पेक्ट करता है, उसका अपडेट तैयार करता है, वो अपडेट फायरवॉल को दिया जाता है, वो उसे एक्सेप्ट करता है और नेटवर्क को प्रोटेक्ट करता है। तो वाइल्ड फायर इज द मार्केटिंग टर्म ऑफ पोलो अल्टो फॉर सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन। जो वाइल्ड फायर है वो मार्केटिंग टर्म है या ट्रेडमार्क है पोलो अल्टो का, किसके लिए, सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन के लिए। डन। तो ये हमारा हुआ। तो जो पोलो अल्टो फायरवॉल है वो नॉन को तो डिनाई करता ही है, अननोन अटैक की इंफॉर्मेशन किसको देता है, सेंड टू क्लाउड, ताकि वहां से अपडेट उनको आ सके। तो जो तुम्हारे साथ हुआ वो औरों को पता चलेगा, जो औरों के साथ अटैक हुआ उसकी इंफॉर्मेशन तुम्हें पता चलेगी। तो ये रेपुटेशन बेस्ड फायरवॉल भी बोला, रेपुटेशन बेस इंस्पेक्शन भी बोला जाता है। डन हुआ। तो ये हुआ हमारा यहाँ पे क्या, वाइल्ड फायर। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे यूजर आईडी। अब ये यूजर आईडी क्या है, यूजर आईडी को समझना है तो फिर से डायग्राम बनाएंगे। सर तो एक क्वेश्चन था यहाँ पे। बोलो। सर जैसे आपने बताया कि 5 मिनट लगते हैं फाइवल को इंफॉर्मेशन अपडेट करके, मतलब कि वहां से डेटा सेंटर से आता है, तो उन 5 मिनट तक वो जो डेटा पैकेट आएगा तो वो पैकेट डिनाई होगा या क्यू में रहेगा, या क्या सिचुएशन रहेगी मैंने उसकी? डायग्राम इसलिए बना रखा है, बिफोर अपडेट, जब तक अपडेट नहीं आता है, बिफोर अपडेट ZDA विल बी अलाउ। जब तक अच्छा। अपडेट नहीं आता है तब तक 0 डे अटैक को वर्तमान का कोई भी वेंडर या कोई भी फायरवॉल रोक नहीं सकता। अपडेट से पहले अटैक क्या रहेगा, अलाउ।
अलाउ रहेगा। लेकिन जब अपडेट आ जाएगा और फायरवॉल उसको क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा और उससे मैच हो जाएगा, तो वो आफ्टर अपडेट जेडीए क्या होगा, डिनाई रहेगा। लेकिन अपडेट से पहले वो क्या रहेगा, आपका अलाउ अलाउ। रहेगा। ओके ठीक सर। है। तो नेक्स्ट है हमारा यूजर आईडी। यूजर आईडी क्या है? यूजर आईडी ये है कि आप वर्किंग होगे, क्योंकि वीकेंड में कर रहे हो तो वर्किंग ही होगे सारे। तो ये हुआ हमारे पास यहाँ पे एक पीसी। पीसी को मैंने कनेक्ट किया स्विच के साथ, स्विच को मैंने कनेक्ट कर दिया पोलो अल्टो, और पोलो अल्टो को मैंने कनेक्ट कर दिया किसके साथ, इंटरनेट के साथ। और ये हो गया। तो नॉर्मल हम फायरवॉल पे पॉलिसी लगाते हैं, कौन सी पॉलिसी लगाते हैं, आईपी बेस पॉलिसी। आईपी बेस यानी कि नेटवर्क हम दे देते हैं 192.168.101.1, ये हमारा पब्लिक आईपी हो गया। ठीक है। तो ये हमारा हुआ। तो अब यहाँ पे हमने क्या लगाना है, पॉलिसी के यदि सोर्स क्या हो 192, यदि पॉलिसी का नाम दे दिया हमने कि पॉलिसी हमारा हो गया सोर्स डेस्टिनेशन एक्शन। सोर्स हो 192.168.101.0, डेस्टिनेशन हो इंटरनेट, कहीं पे भी जाना हो, तो एक्शन क्या कर दो, अलाउ। तो ये मेरा नेटवर्क क्या कर सकता है यहाँ पे, थ्रू दिस पॉलिसी, तो ये वाला कहीं पे भी जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, अलाउ हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब मेरे को अलाउ तो हो गया, अलाउ के पश्चात यहाँ पे क्या हुआ, एक लॉग भी जनरेट हुआ। लॉग क्या जनरेट हुआ कि पीसी का आईपी मान के चलो कि 192.168.101.100 ने XYZ सर्वर को क्या किया, एक्सेस किया, और वो क्या हो गया, अलाउ हो गया, या हो सकता है डिनाई भी हो जाए। डन हुआ। तो ये हमारा यहाँ पे हुआ। अब मैं यहाँ पे इस लॉग से संतुष्ट नहीं हूं। लॉग से संतुष्ट क्यों नहीं हूं, जो ये पीसी है इस पे मल्टीपल यूजर बैठते हैं। मैं चाहता हूं एक्यूरेट यूजर इंफॉर्मेशन कि वो यूजर कौन था। तो मेरे नेटवर्क में ऑलरेडी क्या लगा हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट का एडी या एल डैप सर्वर लगा हुआ है। तो मैं एडी या एल डैप का क्या कर दूंगा, पोलो अल्टो के साथ इंटीग्रेशन कर दूंगा। तो यहाँ पे जितने भी मेरे क्या होंगे, ग्रुप होंगे, जो एडी के पास क्या होंगे, ग्रुप होंगे, वो ग्रुप इंफॉर्मेशन कहां पे चली जाएगी, पोलो अल्टो के पास चली जाएगी। डन हुआ। अब जब भी पीसी किसको ज्वाइन करेगा, यहां पे यूजर आया, यूजर मान के चलो, यूजर यहाँ पे हो गया फॉर एग्जांपल, यूजर हमने नाम दे दिया अनिल, जो किससे बिलोंग करता है, एचआर ग्रुप से बिलोंग करता है। तो अनिल यूजर ने लॉग इन किया, ये किसको पता चलेगा, अनिल यूजर ने लॉग इन किया, ये हमारा पता चलेगा किसको, एडी को। एडी उस इंफॉर्मेशन को, जो क्योंकि उनका इंटीग्रेशन हो रखा है, तो वो ट्रांसफर कर देगा कि 192 जो हमारा यूजर है, आईपी क्या है, अनिल यूजर ने किस पीसी पे ज्वाइन किया हुआ है, अनिल यूजर ने ज्वाइन किया हुआ है 192.168.101.100। इस पीसी पे बैठा हुआ है कौन सा यूजर, अनिल बैठा हुआ है। ये इंफॉर्मेशन किसको पास कर दी जाएगी, पोलो अल्टो को। पहुंच गई उसके पास कि इस आईपी पे कौन सा यूजर बैठा हुआ है, अनिल। अब जब सेम यूजर रिक्वेस्ट भेजेगा और वो इंटरनेट पे जाएगा, तो अब कौन सा यूजर आया, 101.100। एडी क्या कहता है, 101.100 पे कौन बैठा हुआ है, अनिल। तो अब एडी लॉग के अंदर इंफॉर्मेशन डाल देगा कि इस पीसी पे
बैठा हुआ है कौन सा यूजर, अनिल। तो जब यूजर अनिल था इस आईपी पे, उसने इस सर्वर को क्या किया, एक्सेस किया, ये अलाउ हुआ। या सेम यूजर सेम आईपी से 1.2.3.4 को एक्सेस किया और वो क्या हो गया, हमारा डिनाई हो गया। तो हम बात कर रहे थे किसकी, यूजर आईडी, जो ट्रेडमार्क है पोलो अल्टो का, जो है हमारा यूजर आइडेंटिफिकेशन। तो यूजर आइडेंटिफिकेशन के अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट एडी या एलडेप सर्वर का पोलो अल्टो के साथ क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, और इंटीग्रेशन करके हम पता लगाते हैं एक्यूरेट यूजर इंफॉर्मेशन, कि जब वो लॉग जनरेट हुआ, चाहे अलाउ वाला या डिनाई वाला, तो हु वाज द यूजर, हु वाज द यूजर, वो यूजर कौन था, ये हमें कौन बताएगा, यूजर आईडी बताएगा। तो इससे फायदा क्या हुआ, अब कल को कोई सिक्योरिटी थ्रेट होता है, तो जब तक यूजर की इंफॉर्मेशन नहीं पता होगी, तो ये हमारे लिए क्या है, जस्ट आईपी, ये तो आईपी हुआ ना। लेकिन जब हमें पता चलेगा कि वो यूजर कौन था, अनिल, मोहन, सोहन, जो भी है, तो अब उससे पूछेंगे कि ऐसा कैसे हुआ। ठीक है ना। तो जब भी माइक्रोसॉफ्ट एडी और एलडेप सर्वर का पोलो अल्टो के साथ इंटीग्रेशन करोगे, ये जानने के लिए कि हु वाज द यूजर, वो यूजर कौन था, वो आपका क्या कहलाएगा, यूजर आईडी कहलाएगा, या यूजर आइडेंटिफिकेशन कहलाएगा। क्लियर हुआ। और ये हो गया यूजर आईडी। नेक्स्ट क्या है हमारा, मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग। मॉनिटरिंग रिपोर्टिंग का मतलब ये है कि रियल टाइम आपको क्या मिलेंगे, लॉग्स मिलेंगे कि कौन सा यूजर किसके पास जा रहा है, क्या अलाउ हुआ, क्या डिनाई हुआ। तो ये प्रैक्टिकल का पार्ट है। और नेक्स्ट जनरेशन सिक्योरिटी प्रैक्टिस का मतलब है कि केवल इन चीजों की थ्योरी ही नहीं होगी, प्रैक्टिकल भी आपको करके दिखाया जाएगा। आगे तो ये वो कंटेंट है पूरी ट्रेनिंग के अंदर कवर करने वाले हैं। तो मैं ये कॉपी कर रहा हूं यहां से, तो कॉपी किया, नोटपैड में लेके गए, पेस्ट किया, सेलेक्ट ऑल, कॉपी, और हमारा बैच स्टार्ट हुआ है यहाँ, इंट्रोडक्शन तो हो गया है, तो हो गया है, तो मैं क्या कर दूंगा, डन कर दूंगा। तो नेक्स्ट है हमारा फायरवॉल इंट्रोडक्शन। ये आज नहीं हो पाएगा, ये हम कब करेंगे, कल करेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही। यदि किसी का कोई प्रश्न है तो वो बोले, वरना फिर सेशन फिनिश करते हैं। पिछली क्लास के अंदर हमने किया था कोर्स इंट्रोडक्शन, कि हम इस पूरी ट्रेनिंग के अंदर क्या क्या करने वाले हैं, वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। और अब रहेगा हमारा यहाँ पे फायरवॉल इंट्रोडक्शन। तो फायरवॉल इंट्रोडक्शन से के लिए हम जो है इस पूरी ट्रेनिंग में हम दूसरे वेंडर का भी कंटेंट उठाएंगे, क्योंकि कुछ चीजें पोलो अल्टो नहीं बताएगा, तो वो हमें दूसरों से पता चलेंगी। तो आप जो है अपने आईमेटा की तरफ से लैब गाइड हैंडआउट मिलेंगे, लेकिन इस ट्रेनिंग में हम दूसरे वेंडर का भी कंटेंट लेंगे। तो आप जब वीडियो देखोगे तो वीडियो देख के आप अपने नोट्स भी बना सकते हो। तो कुछ चीजों के लिए हम इंटरनेट पे भी जाएंगे, पोलो अल्टो सपोर्ट पे भी जाएंगे, इधर उधर जाएंगे, तो उनका हैंडआउट्स बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो वो आप अपने वीडियो से बना सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फायरवॉल इंट्रोडक्शन। तो जैसा मैंने कल बताया कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पे फायरवॉल सीखना चाहता है, उसे अगर किसी और फायरवॉल की नॉलेज है अच्छी बात है, नहीं है तो एटलीस्ट सीसीएनए की नॉलेज होनी चाहिए और राउटिंग स्विचिंग उसको आनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं फायरवॉल इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे प्रश्न बनता है या प्रश्न होता है कि फायरवॉल क्या है। ओके,
ओके, और कुछ लोग जो है चैट में मैसेज डालते हैं, तो चैट मेरे को दिखाई नहीं देगी जब मैं पीपीटी को यहाँ पे फुल स्क्रीन मोड में चला रहा हूँ। तो आप अपना माइक अनम्यूट करें, अपना प्रश्न पूछें और फिर से म्यूट कर लें। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न हमारा यहाँ पे होता है कि फायरवॉल क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमें एक डायग्राम की मदद लेनी होगी। तो हमारे पास हो गया पीसी, पीसी को स्विच से, स्विच को हमने राउटर से, राउटर को दूसरे राउटर से, दूसरे राउटर को स्विच और हमने पीसी से कनेक्ट कर दिया। आईपी एड्रेसिंग आप दे सकते हो इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए 192.168.101.100, 192.168.101.1, 192.168.1.1 और 192.168.1.2, 192.168.102.1, 192.168.102.100। ये हमारा नेटवर्क हो गया जिसके अंदर दो ब्रांचेस हैं जिनके अंदर लेन है। जब आप आईपी एड्रेसिंग और राउटिंग कॉन्फ़िगर कर दोगे तो आप ये संभव कर दोगे कि जो PC1 है वो PC2 से, और PC2 किससे कम्युनिकेट करेगा, PC1 के साथ कम्युनिकेट करेगा। जो हम CCNA में सीखते हैं कि एक ब्रांच या एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क का कम्युनिकेशन किस प्रकार से कराया जाएगा। अब हमारी रिक्वायरमेंट कुछ इस प्रकार से है कि PC1 तो PC2 के साथ कम्युनिकेट करे, नो डाउट, लेकिन PC2 PC1 से कम्युनिकेट ना करे। इस टास्क के लिए हमें राउटर के स्थान पे क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे हम फायरवॉल लगाएंगे। तो ये हमारा फायरवॉल हो गया, और इस फायरवॉल पे हम डिफाइन करेंगे पॉलिसीज। पॉलिसीज कुछ इस प्रकार से होंगी कि हमारा जो नेटवर्क 192 है 168.101.0 जब जाना चाहता है 192.168.102.0 पे, तो उसको क्या कर दिया जाए, अलाउ कर दिया जाए। तो फायरवॉल क्या कर रहा है, फायरवॉल यहाँ पे कर रहा है कि कौन सा नेटवर्क किससे कम्युनिकेट कर सकता है। तो वही यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि फायरवॉल इज ए सिस्टम, यानी फायरवॉल एक सिस्टम होगा, और ग्रुप ऑफ सिस्टम यानी सिस्टम्स का ग्रुप भी हो सकता है। वो कब होगा, अगर आपने एक ही फायरवॉल लगाया है वो डाउन हो सकता है। तो हम यहाँ पे HA का इस्तेमाल करते हैं। तो HA के अंदर हम दो या दो से अधिक फायरवॉल को एक ग्रुप में डाल देते हैं। उनमें से एक बनता है प्राइमरी, दूसरा बनता है सेकेंडरी। तो पहले ट्रैफिक प्राइमरी लेके जाता है, अगर प्राइमरी डाउन हो जाता है तो सेकेंडरी ट्रैफिक को लेके जाता है। लेकिन वो दोनों के दोनों फायरवॉल एज ए सिंगल फायरवॉल ही काम करेंगे, या सिंगल डिवाइस की तरह ही काम करेंगे। तो वही यहाँ पे लिखा है कि जो फायरवॉल है वो एक सिस्टम है या ग्रुप ऑफ सिस्टम भी हो सकता है, जो मैनेज करता है एक्सेस को बिटवीन टू और मोर नेटवर्क, दो या दो से अधिक नेटवर्क के बीच में। तो हमारा हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि फायरवॉल हमारा क्या है। तो फायरवॉल जो है एक सिस्टम भी हो सकता है, और आप ग्रुप ऑफ सिस्टम यानी उस लॉजिकल ग्रुपिंग कर दोगे मल्टीपल फायरवॉल की जिसको हम क्या बोलते हैं, HA बोलते हैं। तो HA के अंदर आप मल्टीपल फायरवॉल को एज ए सिंगल फायरवॉल या डिवाइस ट्रीट करते हो। उनमें से एक प्राइमरी बनता है, एक सेकेंडरी बनता है। पहले ट्रैफिक प्राइमरी लेके जाएगा, प्राइमरी डाउन हो जाएगा तो फिर सेकेंडरी लेके जाएगा, वो आगे की बात है, यानी हम नेक्स्ट आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। लेकिन यदि हमसे कोई पूछता है फायरवॉल क्या है, तो वो डिफाइन किया जा सकता है कि जो फायरवॉल है या तो एक सिस्टम होगा, अगर आप स्टैंड अलोन यूज कर रहे हो, HA यूज कर रहे हो, तो आपका ग्रुप ऑफ सिस्टम भी हो सकता है। चाहे एक करो या ग्रुप ऑफ सिस्टम यूज करो, उसका काम या उन मल्टीपल फायरवॉल का काम रहेगा मैनेज करना एक्सेस को दो या दो से अधिक नेटवर्क के बीच में। तो हमने यहाँ पे एक ले रखा है, एक 192.168.101.0 नेटवर्क, दूसरा ले रखा है 192.168.102.0 नेटवर्क। तो हमने क्या पॉलिसी डिफाइन की है, हमने पॉलिसी डिफाइन की है यदि सोर्स हमारा कौन सा हो,
192.168.101.0 हो, डेस्टिनेशन नेटवर्क हमारा 102.0 हो, तो वो अलाउ हो, तो मेरा PC1 PC2 को कम्युनिकेट कर पाएगा, PC2 PC1 को कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। हो सकता है फायरवॉल की और भी डेफिनेशन आपको आती हो, समझने अथवा समझाने से मतलब है तो ये सिंपल ही रखा है कि फायरवॉल आपका स्टैंड अलोन सिंगल डिवाइस हो सकता है या ग्रुप ऑफ डिवाइस हो सकता है एचए में, जो कम से कम दो या दो से अधिक नेटवर्क के बीच में एक्सेस को मैनेज करेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न होता है, क्वेश्चन होता है कि फायरवॉल के फॉर्मेट या टाइप कितने प्रकार के हो सकते हैं। फायरवॉल कैन बी हार्डवेयर, जो हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, राउटर के स्थान पे लगाया हुआ है, तो ये हमारा क्या रहेगा, हार्डवेयर फॉर्मेट में रहेगा। और फायरवॉल आपका सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। सॉफ्टवेयर कब होगा, आपके पास पीसी है, आपके पास सर्वर है, पीसी पे एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं, वो भी फायरवॉल की कैटेगरी में आता है। सर्वर पे एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं, वो भी फायरवॉल की कैटेगरी में आता है। तो फायरवॉल हार्डवेयर भी हो सकता है, फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, और फायरवॉल वर्चुअल अप्लायंस भी हो सकता है वर्तमान समय में। अब ये वर्चुअल हार्डवेयर समझ में आता है जो राउटर को रिप्लेस करेगा, सॉफ्टवेयर समझ में आता है जो एंटीवायरस होगा हमारा, वो भी फायरवॉल का काम करेगा। और जो वर्चुअल अप्लायंस हो सकता है, अब ये वर्चुअल अप्लायंस कब यूज होगा, हम लोग बहुत सारे लोग यूज करते हैं क्या, अभी हम यूज करते हैं फॉर एग्जांपल वीएमवेयर के अंदर हम यूज करते हैं ESXi, तो जो हमारा एक प्राइवेट क्लाउड है। अब ESXi के अंदर हम क्या बनाते हैं, सर्वर्स बनाते हैं, और वो सर्वर लॉजिकली कनेक्ट होंगे एक दूसरे से या ये हमारे लेन के साथ, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी हम क्या है, फायरवॉल का इस्तेमाल करेंगे। तो जब हमारा नेटवर्क वर्चुअल है तो उसके लिए हमारा क्या होगा, वर्चुअल अप्लायंस होगा। ये तो हो गया किसके लिए, जब हमारे पास प्राइवेट क्लाउड है, ठीक है। अब हम पब्लिक क्लाउड का भी इस्तेमाल करते हैं, तो पब्लिक क्लाउड कौन कौन से हैं, पब्लिक क्लाउड हमारे पास हो गए जैसे कि Amazon वेब सर्विस हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर हो गया, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। तो इन पब्लिक क्लाउड पे भी आप क्या कर सकते हो, अपने सर्वर रख सकते हो, और सर्वर को प्रोटेक्ट करने के लिए आप जो है फायरवॉल लगा सकते हो। तो प्राइवेट क्लाउड के लिए भी आपको वर्चुअल अप्लायंस की जरूरत पड़ेगी, और पब्लिक क्लाउड के लिए भी आपको वर्चुअल अप्लायंस की जरूरत पड़ेगी। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे फायरवॉल। अब जानना चाहेंगे, ये तो क्लियर हुआ कि फायरवॉल क्या है, कितने फॉर्मेट में हो सकता है। अब यहाँ पे आता है हमारा फायरवॉल टेक्निक्स। तो फायरवॉल टेक्निक्स के अंदर वर्तमान समय में जो फायरवॉल टेक्निक्स हैं वो आपके सामने हैं। पहली टेक्निक होगी पैकेट फिल्टरिंग, या कुछ बुद्धिजीवी लोग इसको क्या बोलेंगे, स्टेटलेस पैकेट फिल्टरिंग। दूसरा होगा प्रॉक्सी सर्वर, तीसरा है स्टेटफुल फायरवॉल, फोर्थ वन ट्रांसपेरेंट फायरवॉल, और नेक्स्ट है नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, जो हम कल बात कर रहे थे। नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल बोलो, या इसको सैंड बॉक्स क्या बोलना है, इंस्पेक्शन बोलना है, या इसको कुछ लोग रेप्यूटेशन बेस फायरवॉल भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये हमने कल आपको समझाया था कि जिस डिवाइस के अंदर सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन की कैपेबिलिटी हो वो नॉर्मल फायरवॉल नहीं नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल होता है, और सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन के अंदर जिस भी डिवाइस पे ये है तो वो नॉन अटैक को डिनाई करता है, अननोन को क्लाउड पे भेजता है। तो जो लोग आज नए आए हैं वो कल का रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा पैकेट फिल्टरिंग या स्टेटलेस पैकेट फिल्टरिंग क्या है। तो जैसे मैंने पहले बोला था कि हमें एटलीस्ट किसकी नॉलेज चाहिए, CCNA की, क्योंकि CCNA के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, ACL। तो जब आप ACL डिप्लॉय करते हो तो वही किस में आता है, आपके पैकेट फिल्टरिंग के अंदर आता है। तो अब है यहाँ पे हमारा पैकेट फिल्टरिंग। तो जब हम बात करते हैं स्टेटलेस पैकेट फिल्टरिंग की, तो पैकेट फिल्टरिंग के अंदर, या स्टेटलेस पैकेट फिल्टरिंग बोलो या पैकेट फिल्टरिंग बोलो, जिसके अंदर पैकेट को
फिल्टर किया जाता है किसकी मदद से, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट की मदद से फिल्टर किया जाता है। और जो स्टेटलेस पैकेट फिल्टरिंग है उसमें पैकेट को हम फिल्टर कर सकते हैं लेयर 3 से लेके लेयर 7 तक ओएसआई मॉडल के अनुसार। अब ओएसआई मॉडल क्या है इसकी बताने की आपको जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये हमें सीसीएनए में पढ़ा होता है कि 7 लीड्स होती हैं, फिजिकल डेटा नेटवर्क ट्रांसपोर्ट सेशन प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन। तो जब हम पैकेट फिल्टरिंग करते हैं तो वो लेयर 3 से लेके लेयर 7 तक पैकेट को क्या कर सकता है, फिल्टर यहाँ पे कर सकता है। ठीक है। अब जब पैकेट फिल्टरिंग के अंदर हम एसीएल यूज करते हैं तो डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सेस लिस्ट आप सीखते हो या आपको एक्सेस लिस्ट के द्वारा पैकेट को फिल्टर कर सकते हो। स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट जो पूरे पैकेट को ही अलाउ या डिनाई करती है, एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट जिसके द्वारा आप लेयर 3 से लेयर 7 तक फिल्टर कर सकते हो, नेम्ड एक्सेस लिस्ट इसमें नंबर की जगह नेम दे सकते हैं, टाइम बेस एक्सेस लिस्ट के अंदर हम टाइम रेस्ट्रिक्शंस ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें एसीएल का मास्टर नहीं बनना, हमें बस जानना है पैकेट फिल्टरिंग क्या है। तो पैकेट फिल्टरिंग के अंदर पैकेट को एसीएल की मदद से फिल्टर करेंगे और पैकेट फिल्टरिंग के द्वारा आप फिल्टर करोगे पैकेट को लेयर 3 से लेकर लेयर 7 तक। स्टैंडर्ड एक्सटेंडेड नेम्ड टाइम बेस इतने प्रकार की आप एक्सेस लिस्ट यहाँ पे बना सकते हो। अब उसके पश्चात इतना ही नहीं और भी एक्सेस लिस्ट होती है, डायनेमिक एक्सेस लिस्ट, रिफ्लेक्सिव एक्सेस लिस्ट और टीसीपी एस्टैब्लिश कीवर्ड एक्सेस लिस्ट इस्तेमाल करके आप अपने पैकेट को फिल्टर कर सकते हो या ट्रैफिक को फिल्टर कर सकते हो। अब कोई भी चीज हम करते हैं उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। तो एडवांटेज क्या है, इजी टू इम्प्लीमेंट और कॉस्ट इफेक्टिव हो गया। अब कैसे कह सकते हैं कि एसीएल इजी टू इम्प्लीमेंट है, उसको हमें जानना है डायग्राम की मदद से। एक हो गया पीसी, पीसी से राउटर, राउटर से अब यहाँ पे स्विच भी है, अब स्विच लगाएंगे तो खर्चा बढ़ेगा, तो ये हमने लगा दिया सर्वर। तो ये हो गया हमारा सोर्स और ये हो गया हमारा डेस्टिनेशन। राउटर के इंटरफेस 0x0, 0x1 समझने के लिए ये डायग्राम बना दिया। ये सर्वर हमारा है HTTP का। अब मैं चाहता हूं कि ये पीसी को एक्सेस कर सके, तो हमें पता है कि HTTP का पोर्ट नंबर होता है TCP का 80। तो मेरे को इस राउटर के इस डायरेक्शन पे पैकेट, इस इंटरफेस पे, यदि ये सोर्स है ये डेस्टिनेशन है तो 0x0 पे पैकेट इन होगा, 0x1 से क्या होगा, आउट। तो या इन अथवा आउट पे हमने क्या लगाना है, ACL, और जिसके अंदर हम अलाउ करेंगे क्या, TCP का 80। तो यही सर्विस, यही सर्वर एक्सेस होगा और कुछ एक्सेस नहीं होगा। भविष्य में कोई और सर्वर आपको लगता है HTTPS, तो हमें पता है हमें अलाउ करना है TCP का पोर्ट नंबर 443। कल को और कोई सर्वर लगता है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो उसके लिए हमें अलाउ करना है TCP का 25। और कोई सर्वर लगता है DNS का, तो उसके लिए अब DNS यूज करता है UDP पोर्ट नंबर 53। तो यदि आप एप्लीकेशन का पोर्ट नंबर जानते हो तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे लिए इजी टू इम्प्लीमेंट है, कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेगा। कॉस्ट इफेक्टिव कैसे रहेगा, कॉस्ट इफेक्टिव ये इसलिए रहेगा कि जब हम बात करते हैं एसीएल की तो स्विच और राउटर, स्विच पे भी आप क्या लगा सकते हो, एसीएल लगा सकते हो यदि लेयर 3 है, राउटर पे भी आप क्या लगा सकते हो, एसीएल। तो यदि आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर डिवाइस जैसे कि स्विच और राउटर हो गया, यदि वो एसीएल कॉन्फ़िगरेशन सपोर्ट करते हैं तो अलग से हमें डिवाइस खरीदने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारे लिए, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन में राउटर स्विच तो होता ही है, अगर वो सपोर्ट करता है तो अलग से कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाएगा। तो ये तो हो गई एडवांटेजेस टू। बात आती है डिसएडवांटेज। अब किसी चीज के फायदे हैं तो नुकसान भी हैं। पहला डिसएडवांटेज है नॉट स्केलेबल, ये स्केलेबल नहीं है। अब कैसे कह सकते हैं कि ये स्केलेबल नहीं है, तो समझने के लिए डायग्राम हो गया। तो हम डिस्कस कर रहे हैं नॉट स्केलेबल। स्केलेबल क्यों नहीं है, हमारे पास मान के चलो सोर्स हैं, 100 सोर्स हैं और हमारे पास 10 डेस्टिनेशन है और हमारे पास हैं 10 सर्विस। अब प्रश्न ये होता है कि हमें ACL की
एंट्रीज कितनी करनी होंगी। तो फॉर्मूला है, सोर्स को मल्टीप्लाई करो डेस्टिनेशन से, मल्टीप्लाई करो सर्विस से, तो 100 गुना 10,000 गुना 10, तो सीधा सा आपको कितनी एंट्री डालनी, ज्यादा हो गया क्या? नहीं, सही तो है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक तो है। तो 100 गुना 10,000, 10,000, तो आपको टोटल 10,000 एंट्रीज डालनी पड़ेंगी। तो 10,000 एंट्री डालना आसान काम नहीं है, तो ये स्केलेबल नहीं है। दूसरा डिसएडवांटेज है, कॉम्प्लेक्स एक्सेस लिस्ट का हार्ड है क्रिएट और मेंटेन करना। अब ये कैसे कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स एक्सेस लिस्ट क्रिएट करना हार्ड है? उसको हम एक डायग्राम की मदद से समझेंगे। वो ये है कि हमारे पास हो गया यहाँ पे एक पीसी, पीसी को मैंने कनेक्ट किया राउटर के साथ, राउटर को मैंने कनेक्ट कर दिया यहाँ पे इंटरनेट के साथ, तो ये हो गया इंटरनेट, और इंटरनेट से कनेक्टेड है एक सर्वर जो है हमारा डीएनएस का। अब हमें पता है डीएनएस यूज करता है यूडीपी 53, तो हमने अलाउ कर दिया, यूडीपी 53 अलाउ कर दिया। अब एक क्लाइंट है, नॉर्मल क्लाइंट है, जो एक पैकेट भेजेगा जिसमें डीएनएस की क्या भेजेगा, डीएनएस की क्वेरी भेजेगा, और उस पे यूडीपी 53 का हेडर लगाएगा। रूल के हिसाब से हमारा ये क्या हो गया, डीएनएस की क्वेरी अलाउ हो गई। अब यहाँ पे आपका अटैकर हो गया। अब अटैकर क्या करेगा, अटैकर टोरेंट का डेटा भेजेगा और उस पे यूडीपी 53 का हेडर लगाएगा। रूल के हिसाब से हमारा जो है टोरेंट भी क्या हो गया, टोरेंट वाला डेटा भी क्या हो गया, अलाउ हो गया, डन हुआ। तो आप एसीएल इस प्रकार से नहीं बना सकते कि अगर ये आपका यूडीपी 53 पे डीएनएस आ रहा है तो ही अलाउ करना है, अगर यूडीपी 53 पे डीएनएस नहीं आ रहा है तो इसको अलाउ नहीं करना है। तो ये हम ऐसा नहीं कर सकते। तो एक्सेस लिस्ट के अंदर आप टीसीपी अथवा यूडीपी का पोर्ट नंबर बताओगे, उस जो पोर्ट आपने अलाउ किया उसके अंदर डीएनएस भी चलेगा, उसके अंदर टोरेंट भी चलेगा। आप ऐसी कोई एसीएल नहीं बना सकते कि यूडीपी 53 पे डीएनएस चले, टोरेंट ना चले। इस प्रकार की एसीएल आप नहीं बना सकते। वही लिखा है कि कॉम्प्लेक्स एक्सेस लिस्ट हार्ड है क्रिएट और मेंटेन करना। ठीक है, तो ये हुआ कि हमारा पैकेट फिल्टरिंग क्या है, कौन पैकेट फिल्टरिंग कैसे करते हैं, कितने प्रकार की एसीएल बना सकते हैं और उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। उसके पश्चात आता है हमारा यहाँ पे प्रॉक्सी सर्वर। ये लाइन है, बाद में पढ़ेंगे, पहले डायग्राम से समझेंगे। डायग्राम से समझना कुछ इस प्रकार से है, हम मोस्टली सारे वर्किंग हैं। तो हमारे पास यहाँ पे हो गया पीसी, पीसी को हमने कनेक्ट किया स्विच के साथ, स्विच को हमने कनेक्ट किया राउटर के साथ, राउटर को हमने कनेक्ट कर दिया यहाँ पे इंटरनेट के साथ, और ये हमारा हो गया इंटरनेट। इंटरनेट पे सर्वर हमने बैठा दिया, या ऑलरेडी है, गूगल है, फेसबुक है, यूट्यूब है, और यहाँ पे टोरेंट वाला है। और भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं जिनका सबका नाम लिखना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो मैं उनको रिप्रेजेंट कर देता हूँ XYZ के नाम से। अब जो यूजर कंपनी में बैठा हुआ है वो थ्रू राउटर के गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, टोरेंट और किसी भी वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है। अच्छी बात है, डन। तो अब ये हमारा किसी को भी एक्सेस करेगा। अगर मान के चलो यहाँ पे हमने 100 MBPS का, या आपका 100 MBPS का ले लेते हैं, इजी रहेगा। 100 MBPS का इंटरनेट कनेक्शन ले रखा है और क्लास सी का हम नेटवर्क यूज कर रहे हैं, तो 254 होस्ट होंगे। तो 1 MBPS से भी कम की बैंडविड्थ हमारे हिस्से में यहाँ पे आने वाली है। ठीक है, जो भी आपका निकलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो कंपनियां इंटरनेट कनेक्शन लेती है ना, वो प्रोडक्टिविटी के लिए लेती है, ना कि यूजर के मनोरंजन के लिए, सीधी बात। लेकिन अब मैनेजर अथवा आपका जो
बॉस है वो हर टाइम तो आपके पास रह नहीं सकता। तो जब भी आप किसी कंपनी को ज्वाइन करोगे, आपने पहले तो जब हम ज्वाइन करते हैं तो पहले तो ये खुशी होती है कि भैया कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं, फिर आपका इंडक्शन वगैरह होता है जिसमें बताते हैं कंपनी ये करती है वो करती है, ये नहीं करती वो नहीं करती, ये रूल है इनका पालन करना है वगैरह 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 इतनी। तो वो पहले दिन ये बताते हैं, तो उसमें यहाँ पे कहेंगे कि देखो कंपनी के अंदर आप इस तरह की इंडक्शन में आप ऐड कर सकते हो कि कंपनी के अंदर यूट्यूब टोरेंट और अनदर का यूज करना रेस्ट्रिक्टेड है, वो कंपनी की पॉलिसी के अगेंस्ट है, तो वो आप ना करें। यूजर कहेगा हाँ सर और मैम हम नहीं करेंगे। जब देखा आज कुछ नहीं कोई नहीं है तो चलो बैठ टोरेंट से क्या कर ली, मूवी डाउनलोड कर लिया, कोई गेम डाउनलोड कर लिया, पबजी वगैरह जो लोग खेलते हैं और वो खेलने लगे। अब दिक्कत उससे नहीं है, वो जो तुम डाउनलोड कर रहे हो वो इस पीसी पे आएगा। और एक कहावत है, कद्दू कटेगा तो बटेगा। अब वो औरों को भी दोगे। अब जो सॉफ्टवेयर हम टोरेंट से लेते हैं, टोरेंट से हम क्या लेते हैं, कोई सॉफ्टवेयर लेते हैं, कोई मूवी लेते हैं, ठीक है। अब वहां पे हमें फ्री में मिल जाता है, और कोई भी चीज जब कोई फ्री में देता है तो वो उसका मतलब उससे नहीं है, उस फ्री वाले से उसका कुछ और है, उसका मोटो कुछ और है। तो जो ये सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करते हो इनमें एड ऑन होके आते हैं वायरस आता है, इनमें एड ऑन होके आता है आपका स्पाईवेयर ऐड होके आता है, ठीक है। अब वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में आया, वो पीसी को करप्ट करेगा, वो शेयर करोगे, वो सभी डिवाइसेस को करप्ट कर देगा। फिर कहोगे कि हमारा तो जो ऑर्गेनाइजेशन में अटैक हो गया और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक रैंसमवेयर फैल गया है। कुछ दिनों पहले ये वाना क्राई नाम का रैंसमवेयर आता है। तो रैंसमवेयर एक प्रकार का वायरस होता है जो जिस पीसी में आएगा उसके डेटा को इनक्रिप्ट कर देगा। अगर आप उसको ओपन करना चाहते हो तो वो रैंसमवेयर कहेगा कि अगर आपको अपने डेटा से रेस्ट्रिक्शन हटानी है तो अटैकर को कुछ अमाउंट ऑफ मनी पे कर दो, तो ये रेस्ट्रिक्शन हट जाएगी। कुछ लोग पे भी कर देते हैं, और हटता भी है या नहीं हटता वो दूसरी बात है। तो दिक्कत ये है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है या सिस्टम है या रिसोर्सेज है वो अंडर अटैक आ जाते हैं। तो इस वजह से कंपनियां कहती हैं कि टॉरेंट वगैरह कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में डाउनलोड ना करो, बट लोग नहीं मानते हैं, ठीक है। तो अब उसका सॉल्यूशन क्या है? उसका फनी सॉल्यूशन ये हो सकता है कि जो ये यूजर है, जो ये एक काम करता है कंपनी में बैठ के, जो भी यूजर है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि उस यूजर के साथ एक और चेयर डाली जाए और उस पे एक गार्ड बैठाया जाए और वो ये देखे कि बस ये आदमी ये ना देखे। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अब हो सकता है ये बिग बॉस का फैन हो और हो सकता है ये क्रिकेट का फैन हो। अब ये कहेगा तू मेरे को बिग बॉस देखने दे, मैं तेरे को क्रिकेट दिखाऊंगा, बात खत्म। तो ये साठ गांठ काम की हमारे किसी काम की नहीं है। तो उसकी बजाय प्रत्येक कंपनी डिप्लॉय करके रखती है प्रॉक्सी सर्वर। तो प्रॉक्सी सर्वर यहाँ पे लगाया जाएगा। अब ये प्रॉक्सी सर्वर जो लगाया जाएगा ये दो तरह से डिप्लॉय किया जाता है। एक तरीका होता है एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी और दूसरा होता है ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी। जो एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी होता है उसके अंदर हम करते हैं क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन। तो जब भी आप एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी डिप्लॉय करोगे तो क्लाइंट की कॉन्फ़िगरेशन होगी, और जब आप ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी डिप्लॉय करोगे तो वहां पे गेटवे जो है, गेटवे की क्या की जाएगी, कॉन्फ़िगरेशन की जाएगी। तो ये हमने अपनी कंपनी के अंदर लगा दिया प्रॉक्सी सर्वर। अब जो ये प्रॉक्सी सर्वर है ये किसी भी वेंडर का होता है, मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं, ठीक है। अब जो ये प्रॉक्सी सर्वर है उस पे हम करेंगे कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस प्रकार से की जाएगी, यहाँ पे कैटेगरीज बनी होती है, सबका नाम लिखना तो पॉसिबल नहीं है, तो कुछ का हम यहाँ पे लिख देते हैं नाम और उनका एक्शन। तो
जैसे कि गूगल है, तो गूगल हमारा आता है सर्च इंजन के अंदर, तो सर्च इंजन हमने क्या कर दिया, अलाउ। जो फेसबुक है वो सोशल साइट या सोशल नेटवर्किंग की कैटेगरी में आता है, वो भी हमने क्या कर दिया, अलाउ कर दिया है। जो यूट्यूब है वो आता है स्ट्रीमिंग वीडियो की कैटेगरी में, वो भी हमने अलाउ कर दिया। टोरेंट जो है वो टोरेंट के नाम से ही है। आप यूट्यूब को अलाउ की जगह यहाँ पे जो भी करना है वो आपके एक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि पॉलिसी क्या कहती है। तो स्ट्रीमिंग वीडियो और टोरेंट हमने डिनाई कर दिए, ब्लॉक कर दिए। और जो एक्स वाई जेड है इसके अंदर शॉपिंग साइट्स, गैम्बलिंग साइट्स, रियल स्टेट साइट्स, न्यूज साइट्स, जॉब सर्च पोर्टल वगैरह जो भी है, तो सभी का नाम लिखना पॉसिबल नहीं था, तो हमने एक कॉन्फ़िगरेशन या पॉलिसी बनाई प्रॉक्सी सर्वर पे, सर्च इंजन अलाउ, सोशल साइट, सोशल नेटवर्किंग आपका क्या हो गया, अलाउ कर दिया, टोरेंट डिनाई, ये आपका यूट्यूब डिनाई, टोरेंट डिनाई, एक्स वाई जेड। अगर समझ में नहीं आता है तो मैं यहाँ पे सीधा क्या लिख देता हूँ, नाम लिख देता हूँ कि आपने गूगल को अलाउ कर दिया, फेसबुक को अलाउ कर दिया, यूट्यूब को डिनाई कर दिया, और टोरेंट और एक्स वाई से डिनाई आपने कर दिया। ये कॉन्फ़िगरेशन कौन करेगा, आपका प्रॉक्सी सर्वर वाला इंजीनियर करेगा। अगर आप ही करता धरता हो तो ये आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब कहोगे चलो छोटा साइड में रखो, आगे बढ़ते हैं। ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन हो गई। तो पहला एग्जांपल लेते हैं कि हमने एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी डिप्लॉय किया है जिसमें हमने क्लाइंट की क्या की गई है, कॉन्फ़िगरेशन की है। तो क्लाइंट की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो क्लाइंट सीधा रिक्वेस्ट किसको देता है, प्रॉक्सी सर्वर को देता है। तो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी कि हमें कहाँ जाना है, गूगल पे जाना है। वो रिक्वेस्ट आएगी प्रॉक्सी पे, प्रॉक्सी ने देखा गूगल अलाउ है, अब प्रॉक्सी सर्वर खुद रिक्वेस्ट भेजेगा और गूगल को रिक्वेस्ट भेजेगा। गूगल जो है वो रिप्लाई देगा वाया राउटर के जिस रास्ते से गई है वो प्रॉक्सी पे आएगा, और प्रॉक्सी सर्वर फिर उस रिप्लाई को किसको देगा, क्लाइंट को देगा। तो क्लाइंट को गूगल एक्सेस हो गया। लेकिन अब यदि क्या कहता है, क्लाइंट कहता है, एक तो ये सिनेरियो हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी प्रॉक्सी को कि मेरे को क्या देखना है, यूट्यूब देखना है। रिक्वेस्ट आई किस पे, आपकी यूट्यूब की रिक्वेस्ट प्रॉक्सी पे आई, प्रॉक्सी ने देखा यूट्यूब क्या है, डिनाई है, तो प्रॉक्सी सर्वर सीधा क्लाइंट को जवाब देगा कि आप क्या नहीं कर सकते, यूट्यूब एक्सेस नहीं कर सकते, तो यूट्यूब आपका क्या हो गया, डिनाई हो गया। तो एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी के अंदर जो हमारा क्लाइंट है उसकी कॉन्फ़िगरेशन की जाती है, और एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी में क्लाइंट खुद ही रिक्वेस्ट प्रॉक्सी सर्वर को भेजता है, और प्रॉक्सी सर्वर उसको इंटरनेट को देता है, इंटरनेट का रिप्लाई प्रॉक्सी पर, प्रॉक्सी से अंदर जाता है। जो आपने अलाउ किया वो आपका यहाँ पे अलाउ हो जाएगा, और जो डिनाई किया वो वेबसाइट यहाँ पे डिनाई हो जाएगी। ये होगा एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी के अंदर। दूसरा है हमारा यहाँ पे डिप्लॉयमेंट ऑफ प्रॉक्सी सर्वर, ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी, जिसके अंदर हम गेटवे की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। अब दो ही ऑप्शन है, रिक्वेस्ट यहाँ पे भेजनी है या तो क्लाइंट खुद देगा या गेटवे देगा। तो ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी के अंदर हम गेटवे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, उसके अंदर एक प्रोटोकॉल यूज करते हैं WCCP, यानी गेटवे और प्रॉक्सी सर्वर पे WCCP प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर किया जाता है। अब इसके अंदर फ्लो कुछ इस प्रकार से होगा, क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट किसको देगा, गेटवे को देगा कि मेरे को गूगल पे जाना है। गेटवे को कुछ इस प्रकार से कॉन्फ़िगर करेंगे कि तुम्हारे पास कोई भी रिक्वेस्ट आती है उसको किसको भेज दो, प्रॉक्सी सर्वर को भेज दो। तो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट गेटवे को दी ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी के अंदर, गेटवे उस रिक्वेस्ट को प्रॉक्सी को देगा, प्रॉक्सी देखेगा कि रिक्वेस्ट गूगल की है, वो अलाउड है। अब प्रॉक्सी खुद रिक्वेस्ट भेजेगा, वो जाएगी गूगल पे, गूगल उसको रिप्लाई देगा, वो आएगा किधर, प्रॉक्सी पे, और प्रॉक्सी फिर उस रिप्लाई को खुद ही किसको देगा, क्लाइंट को देगा। तो ये हमारा यहाँ पे रहेगा प्रॉक्सी सर्वर का डिप्लॉयमेंट। तो प्रॉक्सी सर्वर से हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, URL फिल्टरिंग। कौन सा URL एक्सेस करना है, कौन सा URL एक्सेस नहीं करना है, ये प्रॉक्सी सर्वर के द्वारा
किया जाता है। तो ध्यान रहे, चाहे एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी हो या ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी हो, रिक्वेस्ट प्रॉक्सी से ही अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आपका जाएगा। अब ये डाउन भी हो सकता है, एक ही लगाया है तो आप यहाँ पे भी एचए डिप्लॉय कर सकते हो, दो लगा सकते हो, एक आप बनाओगे प्राइमरी और एक बनाओगे सेकेंडरी, तो एचए के द्वारा सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर से बच सकते हो। अब जो आपने डायग्राम से समझा है, कुछ शब्द इसके लिए लिखे गए हैं यहाँ पे, वो ये है कि जो प्रॉक्सी सर्वर है वो एक इंटरमीडिएट सिस्टम की तरह काम करता है इनसाइड और आउटसाइड वर्ल्ड के बीच में। प्रॉक्सी सर्वर अलाउ नहीं करता इनसाइड यूजर को कि वो बाहर डायरेक्टली चला जाए या बाहर से अंदर आ सके। प्रॉक्सी सर्वर को कुछ बुद्धिजीवी लोग एप्लीकेशन गेटवे या एप्लीकेशन फायरवॉल बोलते हैं, और प्रॉक्सी सर्वर के द्वारा अधिकतर यूआरएल फिल्टरिंग की जाती है, और यूआरएल का फुल फॉर्म यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर या फिर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो सकता है, वगैरह वगैरह। लिमिटेशंस क्या है? प्रॉक्सी सर्वर अगर आप एक ही लगाओगे तो वो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर हो सकता है, और ये आपको थोड़ी सी डिले देगा। डिले मिली सेकेंड के अंदर होगा, उसका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ पाने के लिए हमें कुछ चीज खोना पड़ता ही है। या तुम कहोगे कि ऐसे कैसे, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, मैं उस बहस में नहीं पढ़ूंगा। तो हमें सिक्योरिटी चाहिए, तो थोड़ा सा डिले होगा, वो मिली सेकेंड के अंदर होगा, उसका कुछ नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर आप इससे बचना चाहते हो या ज्यादा डिले आपको नहीं चाहिए, तो हाई एंड कॉन्फ़िगरेशन का प्रॉक्सी सर्वर आपने डिप्लॉय करना है। अब ये कौन सा करेंगे? उसके लिए जिस भी वेंडर से प्रॉक्सी सर्वर लेते हैं वो हमसे उससे पहले कंसल्ट करते हैं कि हमें प्रॉक्सी सर्वर चाहिए, फिर वो पूछेगा कि तुम्हारे पास क्लाइंट कितने हैं, तो वो उस हिसाब से हमें बताएगा कि आपके लिए हमारा ये वाला मॉडल फिट बैठेगा। तो कॉन्फ़िग जितने क्लाइंट हैं उससे ज्यादा कैपेसिटी का ही थोड़ा प्रॉक्सी सर्वर खरीदना चाहिए, क्योंकि कल को क्लाइंट बढ़ गए तो फिर वो डब्बा हो सकता है भविष्य में महंगा हो जाए। तो ये चीजें, ये ध्यान रखता है नेटवर्क आर्किटेक्चर की अभी कितना है, आगे कितना बढ़ने की संभावना है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये काम रहता है प्रॉक्सी सर्वर का। उसके पश्चात हमारा आता है आफ्टर दिस स्टेटफुल फायरवॉल। तो स्टेटफुल फायरवॉल क्या है ये समझने के लिए भी हम डायग्राम की मदद लेंगे। तो ये समझने के लिए हो गया, हमारे पास यहाँ पे एक है पीसी। पीसी को मैंने कनेक्ट किया किसके साथ? पीसी को मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया स्टेटफुल फायरवॉल के साथ, और फायरवॉल को मैंने कनेक्ट कर दिया एक सर्वर के साथ। इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए आईपी एड्रेसिंग दे दो 192, तो 192.168.101.100 सर्वर का हो गया 192.192, एक मिनट, 192.168.102.100 हो गया। अब जब क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा तो ये अपने डायनेमिक पोर्ट का इस्तेमाल करेगा और सर्वर के वेल नोन पोर्ट को हिट करेगा। तो पीसी एक पैकेट बनाएगा जिसके अंदर सोर्स आईपी 192.168.101.100 है। डेस्टिनेशन आईपी किस पे जाना चाहते हैं? 192.168.102.100 पे। सोर्स पोर्ट 1025, डेस्टिनेशन पोर्ट हमारा हो जाएगा 443, और पहला पैकेट जा रहा है तो टीसीपी का सिन फ्लैग यहाँ पे जाएगा, और इस तरह का पैकेट बना के जो पीसी है वो फायरवॉल को देगा। अब फायरवॉल कैसा है हमारा? फायरवॉल है हमारा यहाँ पे स्टेटफुल फायरवॉल है। अब स्टेटफुल फायरवॉल क्रिएट करेगा, एक डेटाबेस बनाएगा। डेटाबेस बनाएगा, उसके अंदर इंफॉर्मेशन ऐड करेगा, कौन सा आईपी आया है 192.168
101.100 ये आया है। ये किसके पास गया? 192, 168, 102.100 के पास गया है। कौन सा पोर्ट नंबर लेके आया है? 1025। किसके पास गया है? 443 के पास। कौन सा फ्लैग जा रहा है? सिन। अगर सिन नहीं है तो ये पैकेट ड्रॉप कर दिया जाएगा, तो सिन ही है तो पैकेट एक्सेप्ट हो गया। तो लेयर 3, लेयर 4 और फ्लैग की इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर करेगा। स्टोर करने के पश्चात जो हमारा पैकेट है उसको किसको दे देगा? सर्वर को भेज देगा, फॉरवर्ड कर देगा। अब वहां से क्या आएगा? रिप्लाई आएगा। रिप्लाई आया तो सोर्स अब और रिटर्न हो जाएगा। सोर्स आईपी क्या होगा? 192.168.102.100 हुआ। डेस्टिनेशन आईपी क्लाइंट का हो जाएगा 192.168.101.100। सोर्स पोर्ट अब ये हो जाएगा 443। किसके पास जाएगा? 1024 के पास। डेस्टिनेशन पोर्ट 1025 के पास। और सिन आया था, और सिन के जवाब में क्या तैयार होगा? सिन प्लस एक्नॉलेजमेंट। इस प्रकार का यहाँ पे हमारा रिप्लाई बनेगा, और ये रिप्लाई फायरवॉल, स्टेटफुल फायरवॉल के पास आएगा। अब स्टेटफुल फायरवॉल मैच करेगा। कौन आ रहा है? 102.100, 102.100 मैच हो गया हमारा। किसके पास जा रहा है? 101.100 के पास। 101.100 यानी मैच कर गया हमारा लेयर 3 इंफॉर्मेशन। उसके पश्चात कौन सा पोर्ट नंबर आ रहा है? 10 यानी 443 आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हुआ, डन हुआ। तो और किसके पास जा रहा है? तो 443 हमारा पोर्ट आया। किसके पास जा रहा है? 1025, 1025 यानी कि जो हमारा कौन सा क्लाइंट है? 102.100 का 443, 102.100 का 443 जा रहा है 101.100 के डायनेमिक पे, 101.100 के डायनेमिक पे। तो क्या मैच किया आपका? यहाँ पे जो है लेयर 3 मैच कर गया, लेयर 4 मैच कर गया, तो उधर भी हमारा लेयर 3 और लेयर 4 मैच कर गया। क्या आ रहा है? सिन प्लस 1 आ रहा है। तो सिन प्लस 1 तो तभी आता है ना जब सिन जाता है। तो हमारे क्लाइंट ने सर्वर को जवाब दिया था, तो क्लाइंट के डायनेमिक पोर्ट ने सर्वर के वेल नोन पोर्ट को रिक्वेस्ट भेजी थी, तो सर्वर का वेल नोन पोर्ट ही क्लाइंट के डायनेमिक पोर्ट को जवाब दे रहा है। तो क्लाइंट ने सर्वर को रिक्वेस्ट भेजी थी, तो सर्वर का डायनेमिक पोर्ट ही, सर्वर का वेल नोन पोर्ट ही क्लाइंट के डायनेमिक पोर्ट पे आ रहा है। तो ये हमारी इंफॉर्मेशन मैच हो गई। तो 102.100, 102.100 443, 102.100 443, 101.100 डायनेमिक, 101.100 डायनेमिक। सिन प्लस एक आ रहा है, तो सिन गया था तभी आता है। तो ये रिप्लाई डेटाबेस से हमारे मैच कर गया, मैच हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया? अलाउ हो गया। अब ये तो रिप्लाई था जो डेटाबेस से मैच हो गया, तो अलाउ हो गया। अब प्रश्न यहाँ पे आता है कि अगर सर्वर रिप्लाई की जगह रिक्वेस्ट भेजेगा तो क्या होगा? अगर रिक्वेस्ट भेजेगा तो वो कुछ इस प्रकार से होगा, उसका पैकेट का स्ट्रक्चर, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो रिप्लाई की जगह जो सर्वर है वो इनिशिएट कर देता है रिक्वेस्ट। जब सर्वर रिक्वेस्ट इनिशिएट करेगा तो वो एक डायनेमिक पोर्ट नंबर का इस्तेमाल करेगा, कुछ भी होगा 1035, और वो पीसी को रिक्वेस्ट भेज रहा है, मान के चलो आरडीपी करना चाहता है 3389, और इनिशिएटर है तो सिन हुआ। इस प्रकार का पैकेट भेजा। अब कौन आ रहा है? 102.100, 102.100 मैच कर गया। कौन सा पोर्ट आ रहा है? 1035 होना चाहिए था कितना? 443, मैच नहीं हुआ। किसके पास जा रहा है? ये जा रहा है 101.100, 101.100 के पास जा रहा है। लेयर 3 तो मैच हो गया। फिर बात आती है यहाँ पे 3389, 3389 मैच नहीं हुआ। तो जब रिक्वेस्ट आई तो वो हमारे डेटाबेस से मैच नहीं हुई। मैच नहीं हुई तो इस बार अलाउ नहीं होगी। इस बार इसको क्या कर दिया जाएगा? पूरे के पूरी रिक्वेस्ट को ही ड्रॉप कर दिया जाएगा।
तो स्टेटफुल फायरवॉल क्या करता है, जब भी स्टेटफुल फायरवॉल के पास पैकेट आता है वो उस पैकेट की लेयर 3 इंफॉर्मेशन, लेयर 4 इंफॉर्मेशन और फ्लैग का एक डेटाबेस बनाता है। डेटाबेस बनाने के पश्चात पैकेट को फॉरवर्ड कर देता है। जब पैकेट का रिप्लाई आता है तो उसे डेटाबेस से मैच करता है। पहले केस के अंदर डेटाबेस मैच हुआ तो उसे अलाउ किया गया, इस बार मिसमैच हुआ तो उस रिप्लाई पैकेट को या पैकेट को या रिक्वेस्ट को डिनाई कर दिया जाएगा। ये काम करता है स्टेटफुल फायरवॉल। वर्तमान समय में हर वेंडर का फायरवॉल, चाहे सिस्को है, चाहे पोलो अल्टो है, चाहे फोर्टिगेट है, चाहे चेक पॉइंट है, इन सभी वेंडर्स के फायरवॉल स्टेटफुल फायरवॉल है, चाहे सोफोस है या कोई भी है। वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम में, सभी वेंडर्स के फायरवॉल स्टेटफुल फायरवॉल हैं। अब जो आपको डायग्राम से समझाया है वही लाइनों में लिखा हुआ है। तो स्टेटफुल फायरवॉल क्या है, जो अभी आपको डायग्राम से समझाया कि जो स्टेटफुल फायरवॉल है मेंटेन करता है कनेक्शन की स्टेट को जब पैकेट ट्रेवल करता है अप्लायंस से या फायरवॉल से। स्टेटफुल फायरवॉल मेंटेन करता है कनेक्शन की स्टेट को स्टेट टेबल में, ऐड करने के पश्चात इंफॉर्मेशन को स्टेट टेबल में। स्टेटफुल फायरवॉल फॉरवर्ड कर देता है पैकेट को व एक्चुअल डेस्टिनेशन को। जब स्टेटफुल फायरवॉल रिसीव करता है रिप्लाई पैकेट, तो जो हमारा स्टेटफुल फायरवॉल है वो मैच करता है रिप्लाई पैकेट की इंफॉर्मेशन को अपनी टेबल से। यदि रिप्लाई पैकेट मैच करता है तो पैकेट को एक्सेप्ट किया जाता है, अदरवाइज पैकेट को ड्रॉप कर दिया जाता है।